ऐसे कौन-कौन से कानून हैं महिलाओं की प्रोटेक्शन को लेके? काफ़ी महिलाओं को ही नहीं पता है कि उनके एक्चुअल में क्या-क्या कानून हैं उनके पास में, क्या-क्या उनके राइट्स ना हैं। तो जेंडर के बेस पे, ना उसके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके बेस पे, या रिलीजन या कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। हर व्यक्ति समान अधिकार रखता है तो न्याय मैम का। आपके लिए इंसाफ की क्या परिभाषा है? क्या ओके, मायने हैं इंसाफ आज के? हम यहाँ बैठे हुए हैं, शायद कोई महिला किसी घर में बैठी इस प्रताड़ना को झेल रही होगी, लेकिन वो चुप है कि बच्चे हैं घर में या गृहस्थी बचानी है, उस माइंडसेट को लेकर। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। सिर्फ कहने की बात है कि हमारे आसपास के 4 लोग बदलने से हमने पूरा जहान नहीं बदल दिया है। अभी भी महिलाओं की स्थिति में सुधार की बहुत ज़रूरत फिर है। लोग तो ये बोलते हैं कि अब तो सब पढ़े-लिखे हैं, सब आगे बढ़ चुके हैं, कौन दहेज लेता है आज? आप कभी भी किसी भी समाज में बैठेंगे ना, वहाँ पे यही 4 लाइनें बोली जाती है अभी भी कि इस दुनिया के अंदर परम सत्य को आप कैसे समझाएँगे? तकिया सिर्फ आराम का सामान नहीं होता, ये छुपी कहानियों का मुफ्त गवाह होता है। हर रात जब खामोशी चुपके से कमरे में उतरती है, तकिए पर बिखरी उलझनें दास्तानों में बदल जाती हैं। कोई आंसू छोड़ जाता है तो कोई हंसी की छाप हर सिलवट में दबी होती है किसी अधूरी रात की किताब। ये वही तकिया है जो हर दिल का राज़दार बना, ना जज करता है, ना सवाल करता है, बस सुनता रहा सदा। सवाल आता है मैम कि जो रिकॉर्डिंग होती हैं, वो रिकॉर्डिंग लीगल है? एक एज़ ए एविडेंस हम उनको यूज़ कर सकते हैं? आप रिकॉर्डिंग्स आपके एविडेंसेस हैं, आप कलेक्ट कीजिए ना। कविता और आध्यात्मिकता, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? कानून और करुणा जब एक साथ चले तो समाज बदलता है। अन्याय के खिलाफ खामोशी भी एक अपराध है। नमस्ते, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं द लीजेंड शो। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एडवोकेट पूजा चौबे, जिनके लिए कानून सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं, बल्कि आम आदमी की आवाज है, जो कोर्ट के अंदर इंसाफ के लिए लड़ती हैं और कोर्ट के बाहर समाज को जगाने के लिए, जिन्होंने कानून की ताकत को कमजोर की ढाल बनाया और अपने हौसले से समाज की सोच बदली। ये वो हैं जो कानून की धाराओं से सिस्टम को आईना दिखाती हैं और अपने कामों से समाज को रास्ता। इनके लिए मुवक्किल सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। और समाज सिर्फ भीड़ नहीं, परिवार है। जहाँ हक दबता है, वहाँ इनकी आवाज उठती है। जहाँ उम्मीद टूटती है, वहाँ ये कानून को उम्मीद बनाती है। तो आइए इनके सफर, संघर्ष और संकल्प को इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते। और सब बढ़िया? जी, बिल्कुल। सबसे अच्छा। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जी। वकालत और एक्टिविज्म, इन दोनों में से आपने सबसे पहले क्या शुरू किया? मैंने सबसे पहले एक्टिविज़्म शुरू किया था, और मैंने ये जब मैं 14 इयर्स ओल्ड थी, मैंने तभी से शुरू कर दिया था। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एज़ ए वॉलंटियर की तरह हुई थी, कि जितने भी मेडिकल कैंप्स वगैरह होते थे, तो बच्चे थे तो हम लोग जाते थे वहाँ, उनको असिस्ट करते थे। उसके बाद 1-2 साल के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। फिर कुछ साल बाद जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मैं अपने कॉलेज जाती थी और वहाँ से आकर मैं औरतों को पढ़ाने का काम करती थी। तो इस तरीके से सोशल की जर्नी वहाँ से धीरे-धीरे आगे तक गई। मैंने राजस्थान सरकार के साथ में भी काम करा, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर हम लोग राजस्थान सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सकती है, उसको लेकर वर्क करा। फिर उसके बाद मैंने ट्राइबल रीजन में जाकर वर्क करा, जहाँ पर हम लोग चाइल्ड मैरिज को लेकर वर्क कर रहे थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर वर्क कर रहे थे। इस तरीके से धीरे धीरे ये यात्रा चलती रही।
तो ऐसे तो कौन सा शुरुआत वहीं से। इंसिडेंट हुआ था मैम जिसने आपको इसकी और ज़्यादा अग्रसर कर दिया? देखिए इंसिडेंट ये इसमें जो हुआ था वो बचपन में हुआ था एक। जब मैं 9th क्लास में थी, मैं स्कूल से आ रही थी, तो मैंने देखा कि एक 16 साल की लड़की, आप समझ सकते हैं कि उसकी शारीरिक संरचना कितनी ग्रो अप हुँ। हो गई होगी। तो मैंने देखा कि वो कंप्लीटली न्यूड थी, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी और वो सड़क पर घूम रही थी। तो मैंने कोशिश भी करी कि उसकी हेल्प की जाए, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। पर वो बात कहीं न कहीं पूरी रात मेरे दिमाग में खलती रही कि मैंने उसकी मदद क्यों नहीं करी। और फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैंने उस लड़की को दोबारा किसी और जगह देखा। अब वहाँ इत्तेफ़ाक ये रहा कि मेरे मन में आया, मेरे साथ मेरी मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी। मेरे मन में आया क्यों ना इसको थोड़ा आर्थिक सहायता दी जाए या कुछ पैसे दे दिए जाएँ। तो उस टाइम पे मुझे लगता है 10-15 साल पहले जो 10-20 रुपए भी बहुत होते थे। हुँ। तो मैंने बोला, मम्मा से माँगा कि आप दे दीजिए, मेरे को देना है। तो ये हुआ अनफॉर्च्युनेटली कि 100 रुपए से कम का नोट ही नहीं मिल रहा था, और उस वजह से मैं दोबारा हेल्प नहीं कर पाई, और कहीं न कहीं वो मेरे अंदर इतना, उस चीज़ ने इतना गिल्ट डेवलप कर दिया कि मैंने वहीं से डिसाइड करा कि लाइफ़ टाइम मैं कोशिश तो करूँगी कि इस फ़ील्ड में या किसी प्रकार से लोगों की मदद कर पाऊँ, और उसी चीज़ ने फिर वो आगे बढ़ती गई। तो इस प्रकार से यात्रा चलती गई तो और मैम आज भी फिर कायम आपने है। वकालत कैसे सिलेक्ट किया? अ, वकालत का एक अच्छा इंसिडेंट रहा। एक्चुअल में मेरा जो मेनली फ़ील्ड रहा वो सोशल वर्क ही रहा। राजस्थान के सरकार के साथ में अच्छा काम चल रहा था, उसके साथ में फिर एनजीओज़ के साथ में मैंने काम शुरू करा। लेकिन कोविड टाइम आया था, तो कोविड टाइम के टाइम उस टाइम पे क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस काफ़ी आ रहे थे सामने। हुँ। तो हम ये चाह रहे थे कि क्यों ना लीगल जो पर्सन होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं, उनकी उनकी सहायता ली जाए, और इस प्रकार से कोई काउंसलिंग सेशन वगैरह हम लोग ऑनलाइन कर पाएँ या किसी प्रकार से कर पाएँ, ताकि महिलाओं में जागरूकता आए और वो हुँ। उसको लेकर थोड़ा-सा अपने लिए कर पाएँ या सहायता ले पाएँ। बहुत प्रयास करा मैंने, 2020 की बात है, लेकिन इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिला नहीं मेरे को, और कहीं न कहीं उस चीज़ ने मन में ये छाप छोड़ दी कि कानूनी जो जागरूकता है, उसकी समाज में बहुत ज़रूरत है, और वहीं से मैंने फिर कानून की पढ़ाई शुरू करी हुँ, हुँ। और फिर ये एडवोकेसी वाला फ़ील्ड शुरू करा। ओके। तो मैम आप कोर्ट रूम और आपका जो सोशल वर्क है, जी। वो बाहर का जो रास्ता है, इन दोनों में आपको क्या डिफ़रेंस दिखता है? या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो दोनों को आप अलग-अलग तौर पे बता सको कि हाँ, यहाँ पे इन चीज़ों में ये बदलाव हुए हैं, तब से लेके अब तक? देखिए, इन दोनों में क्या अलग लगता है, दोनों कंप्लीटली, अगर हम करियर वाइज़ भी बोलें तो दोनों अलग फ़ील्ड हैं, और अगर हम भावनात्मक पहलू से बात करें या तो भी, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में भी बात करें, तो दोनों ही कंप्लीटली अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं। क्योंकि अगर आप लीगल फ़ील्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ का, और वो डिसाइडेड प्रोसीजर होता है। किसी भी समस्या के लिए आपको एक उस पैटर्न को फ़ॉलो करना होता है, उन स्टेप्स को फ़ॉलो करना होता है। लेकिन सोशल फील्ड में आप देखते हैं कि वहाँ पे आप अपनी विज़डम और आपकी जो विलिंगनेस है, आप उससे भी डोमिनेट कर सकते हैं, आप उससे भी सहायता को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी एक सेट ऑफ पैटर्न को लेकर नहीं चलना है ना? हुँ। वहाँ पे ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पे आप अपनी भावनाओं को आराम से वेग दे सकते हैं, है ना? लेकिन लीगल फील्ड में ये होता है कि आपको प्रोसीजर को लेकर ही चलना पड़ता सिस्टम। है, और यस, सिस्टम को लेकर ही चलना पड़ता है, और एक टाइम पे वो आपको जज के सामने आकर उस चीज़ को प्रूफ करने का पूरा प्रयास करना पड़ता है, और जहाँ पे एक अपोज़िशन भी होता है, वो भी अपनी तरफ से बोल रहा होता है, तो आप किसी भी बात के अबव नहीं जा सकते वहाँ पे, है ना? वो प्रोसेस को फ़ॉलो करना ही है। सोशल फ़ील्ड में ऐसा नहीं होता। सोशल फ़ील्ड में अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी को मॉनेटरी सहायता देनी है, आपको किसी को एजुकेट करना है, किसी को अवेयर करना है किसी भी अधिकार से संबंधित, आप अपने मन से, अपनी गति से, और आपका जो भी समर्पण भाव है, आप उस हिसाब से आराम से काम कर सकते हैं, वहाँ पे कोई बर्डन नहीं होता। हुँ। लेकिन लीगल वाले फील्ड में ये रहता है, कहीं न कहीं एक प्रेशर नज़र आता है कि उस सेट ऑफ पैटर्न को क्यों करना है। मान लीजिए किसी के लग ये बिल्कुल लग गया है कि इसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी फॉलो उस सेट ऑफ पैटर्न को ही करना होगा। लेकिन अगर हुँ, मैं हुँ। सोशल फील्ड की बात करूँ, तो वहाँ पे जाके उनसे मिलके, उनके परिवार से मिलकर मैं बातचीत कर सकती हूँ, या अगर उनको सहायता करनी है कि कैसे वो कंप्लेन करें, कैसे वो आगे प्रोसेस करें, वहाँ पे मैं अपनी गति से और अपने मन से काम कर सकती हूँ। वहाँ उस प्रकार से कुछ नहीं होता।
तो दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकार से हैं। हाँ, इवेंचुअली जो मोटिव होता है वो सेम ही है, न्याय दिलाना और मदद करना। हाँ, पर दोनों फील्ड एक दूसरे से बहुत अलग है। तो मैम, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण चीज़ क्या रही? क्योंकि आसान तो रहा नहीं होगा कि जी इस फील्ड में आके, क्योंकि आजकल तो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वही कॉपरेट नहीं करते हैं। जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ रही जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही आपके लिए? चैलेंजिंग, बिल्कुल चैलेंजिंग रही है। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने क्योंकि जो मेरा घर है वो थोड़ा पॉश एरिया सेगमेंट में आता है, तो मुझे जब अवेयरनेस के लिए जाना होता था या वॉलंटरी जो कैंप्स होते थे उनको अटेंड करने जाना होता था, तो वो मुझे स्लम्स में जाना पड़ता था उसके लिए। तो मेरे, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड थी, तो माता पिता को कंसर्न रहता था कि कहीं ना कहीं आपके पहनावे से और आपकी बातचीत से वो पहचान जाते हैं कि आप इस यहाँ के नहीं हैं, आप बाहर से आए हैं। तो कहीं न कहीं उनको ये चिंता बनी रहती थी कि कोई छेड़छाड़ ना कर दे या कोई अपशब्द ना बोल दे या कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन फिर भी एक ज़िद थी और धीरे-धीरे ये चीज़ मुझे लगा कि बड़े स्तर पे मुझे ज़्यादा समझ में आने लग गई, जब मैं सरकार के साथ में काम कर रही थी और हम लोगों को अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम जब करना पड़ता था, तो काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे जाकर काम करना पड़ता था। तो वहाँ पे जब आप देखते हैं तो सरपंच से भी आपको डील करना है, कम्युनिटी से आपको डील करना है, विभिन्न-विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कई बार आप सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एज़ अ वुमन जो सेफ्टी इश्यूज़ और सेफ्टी कंसर्न होते हैं, पहले माता-पिता के ज़्यादा थे, बाद में जब चीज़ें समझ में आने लग गई तो वो काफ़ी हद तक मेरे भी रहे। तो उन चीज़ों को सँभाल कर आगे बढ़ने का प्रयास मैं करती रही, क्योंकि सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, उन चीज़ों को मैंने कभी रोका नहीं या किसी भी डर के कारण या किसी भी बात को अपनी मजबूरी बनाकर मैंने उस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ा। मैं हमेशा उनके साथ में चलती रही हूँ और आज भी मैं चल रही हूँ। मुझे लगता है कि टिल द एंड ऑफ लाइफ मैं चलती रहूँगी। ऐसी कौन सी चीज़ थी मैम, या फिर ऐसा कौन सा लेसन था जो आपको बुक्स पढ़कर नहीं मिला, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपको वो चीज़ सीखने में मिल गई कि हाँ, मुझे बुक्स ने वो चीज़ें नहीं सिखाई, लेकिन मुझे आम जिंदगी में वो चीज़ उतर कर सीखने को मिला? देखिए, किसी भी किताब में कोई भी चीज़ लिखी जाती है, वो डिसाइडेड जो नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं वहीं तक सीमित रहती है। सेट ऑफ रूल्स के साथ में उन चीज़ों को लिख दिया जाता है। अगर लॉ की बुक्स के बारे में भी बात करें तो डिसाइडेड सिद्धांत रहते हैं, लॉज रहते हैं या सेक्शंस रहते हैं, है ना? वो डिसाइडेड रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मानवीय व्यवहार है ना, वो सारी चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाती, या फिर ग्रास रूट लेवल पे जो प्रैक्टिकल बात आप सीखते हो कि क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप से बिल्कुल अलग है ना? और हर व्यक्ति अलग है तो उनकी मेंटालिटी भी अलग है। मेंटालिटी अलग है तो आपको उनसे डील भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। आप हर व्यक्ति को सेम तरीके से डील कर ही नहीं सकते। ये बातें किताब नहीं सिखा सकती। किताब किसी एक व्यक्ति का उदाहरण दे सकती है, लेकिन किताब कभी भी आपको जो वैरायटी ऑफ जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में नहीं सिखा सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप प्रैक्टिकल लेवल पे ही सीख सकते हैं या ग्रास रूट लेवल पे जाकर ही सीख सकते हैं। दूसरी बात, अगर समाज सेवा और ग्रास रूट लेवल की अगर उस तरीके से बात की जाए, तो जब आप समाज सेवा से संबंधित रहते हैं तो आप सामाजिक विषयों को बहुत गंभीरता से और बहुत भावनाओं के साथ में देखते हैं। वो चीज़ें, अगर एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई डायरेक्टली एडवोकेट बनता है तो उसके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा के बाद में एडवोकेसी में जा रहा है तो उसका जो वे ऑफ परसेप्शन रहता है या सोसाइटी को लेके उसकी जो भावनाएं रहती हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत अलग रहती है। कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति होता है वो कॉमर्शलाइजेशन की तरफ उतना अग्रसर नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना, उसको मदद करना, वो प्रायोरिटी रहती है। ऐसा नहीं होता कि एडवोकेट हैं, जो मन आया वो फीस ले ली और उसको एक तरीके से कॉमर्शलाइज कर दिया कि ठीक है हमारा काम चलना चाहिए। जो व्यक्ति समाज सेवा में है उसके लिए ये प्रायोरिटी रहती है कि समाज में एक प्रकार के का संतुलन बना रहना चाहिए। उस भावनाओं को गहराई से हम लोग ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ पाते हैं। तो फैमिली का वो क्या किताबें रिएक्शन नहीं था मैम? सिखाती। हाँ, फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आपको एज अ सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया, या जब आप लो कर रहे थे तब उस टाइम पे कौन सी चीज थी जिसके लिए उन्होंने विरोध किया, या फिर हाँ, दोनों ही उनके लिए एक्सेप्टेबल था? एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने ऑब्जेक्शन करा वो बचपन से ही शुरू हो गया था। उनको समझ में आ गया था कि ये बच्चे, इस बच्चे को अपनी अलग ही रफ्तार लेनी है,
थोड़ा रिबेलियस है, ये मना करने पर भी नहीं मानेगा, इसको करना ही है, इसको जाना ही है बस्ती में लोगों को पढ़ाने के लिए या मदद करने के लिए। तो उन्होंने, पर उनकी चिंताएं भी बिल्कुल सही थी जो उनकी मेरे को लेकर थी। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा और ग्रो होने लग गई, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं ना जाऊं। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत छोटे हो, आप अभी बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो। फिर क्या होता था, आसपास के लोग भी कंप्लेन कर देते थे कई बार कि आपकी बेटी को हमने वहाँ देखा, आप मत भेजा करिए, किडनैप हो गई तो ऐसी आए दिन कंप्लेंट्स आती थी, है ना? लेकिन पेरेंट्स मना करते थे, पर मुझे नहीं मानना था। तो जब मैंने फिर बाद में एक डिसीजन लिया कि मुझे लेडीज़ को भी पढ़ाना है, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला अभी तो वीक में 1-2 बार जाना रहता है, अब तो रोज़ जाएँगी फिर ये। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें पढ़ाना है ना, कोई बात नहीं तुम पढ़ाओ। तुम एक काम करो, उन सबको अपने घर पर बुलाओ। और फिर उन्होंने, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उनका जो मेंटालिटी है वो बहुत सही है। मतलब वो किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं बच्चे को, बोलते तुम्हें आगे बढ़ना है बढ़ो, बस वो थोड़ा सिक्योरिटी को देख के चलते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको तुम घर पे बुलाओ। और उन्होंने प्रबंध करा कि मैं अपने घर के डाइनिंग जो रूम होता है वहाँ पर उन महिलाओं को पढ़ाऊँ। तो कम से कम 30 महिलाएं थी जो रोज़ आती थी मुझसे पढ़ने के लिए। मैं कॉलेज जाती थी, वहाँ से जैसे ही फ्री होती थी मैं तुरंत आकर उनको पढ़ाना शुरू कर देती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने कॉलेज लाइफ उस तरीके से नहीं जी कि यार क्लासेस खत्म हो गई, कैंटीन में बैठ जाओ, चाय वाय पी लो, वो चीज़ें नहीं दी। लेकिन मैंने जिन भी महिलाओं के जीवन में सुधार करा, एजुकेशन में लेकर आई, मुझे आज एटलीस्ट इतने सालों के बाद भी मुझे उस बात की संतुष्टि रहती है। वो कभी भी मिलती हैं तो वो नमस्ते करती हैं कि आपने हमारी बहुत मदद करी। क्योंकि वो महिलाएं इस प्रकार से आई, वो महिलाएं बिल्कुल पिछड़े वर्ग से नहीं आई थी। सबसे बड़ी बात ये थी, वो महिलाएं जो मेरे आसपास के घरों में ही रह रही थी, वहाँ से आई थी, जो कि कहने के लिए एक अच्छे परिवार से महिलाएं हैं, लेकिन उनके पास में शिक्षा का साथ नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो ह्यूमिलिएशन जो फैमिली होता है ना, अरे तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम क्या करोगी, तो वो उस तरीके के तानों से वो बहुत गुजर रही थी। तो हम इस चीज़ से एक सिनेरियो और देख सकते हैं समाज में कि ये जो बड़े बड़े घर दिखते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी महिलाओं की स्थिति ठीक हो या फिर उनके पास शिक्षा हुई। तो ऐसी महिलाओं को जब मैंने पढ़ाया तो वो काफ़ी बोलती थी कि दीदी पहले तो हम लोग सीधे है ना किचन में घुस जाते थे, अभी सुबह सुबह अखबार लेकर बैठते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से रहा। तो पेरेंट्स को फिर ये समझ में आने लग गया था कि ठीक है, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही है। तो उसके बाद उन्होंने फिर कभी रोका नहीं। तो मैम आपके लिए कौन सी चीज़ मैनेज करना कितना डिफिकल्ट रहा? क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं वकालत के अंदर हमें हमारा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सोशल वर्क के लिए आपको दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि दोनों टाइमिंग को मैनेज करते हुए दिल और दिमाग से कैसे काम किया मैम? देखिए, अगर आपके एक सिद्धांत है ना कुछ, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। मेरा मोटिव बहुत क्लियर था। जब मैंने वकालत शुरू करी, मेरा मोटिव बिल्कुल था कि मैंने किस पर्पज़ से करी है। तो मुझे कभी भी, हालाँकि देखिए प्रेशर तो ये रहता ही है कि एक तरफ बिल्कुल प्रैक्टिकल फ़ील्ड है और एक तरफ बिल्कुल भावनाओं से जुड़ा फ़ील्ड है। उस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे सिद्धांत इस प्रकार से थे, मेरा बिल्डअप इस प्रकार से था और मेरा मोटिव यही था कि मुझे सर्व करना है। अब वो मैं जिस भी प्रकार से करूँ, तो वहाँ पे मेरे मॉनेटरी जो बेनिफिट्स थे, उसको मैंने हमेशा सेकेंडरी रखा। और किस स्तर तक लोगों तक मदद पहुँचाई जा सकती है, उस चीज़ को मैंने प्रायोरिटी पे रखा। तो मैम आपके लिए इंसाफ की क्या परिभाषा है? क्या मायने हैं इंसाफ के? कि मेरे लिए इंसाफ के मायने यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में ना तो जेंडर के बेस पे, ना उसके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके बेस पे, या रिलीजन या कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। हर व्यक्ति समान अधिकार रखता है न्याय का, और सब व्यक्ति को उसी प्रकार से न्याय दिए जाने चाहिए। हर व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में जो इन्फोर्समेंट है लॉ का, वो बिल्कुल स्ट्रांगली होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए, और जो सिस्टम है वो सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस महिला ने दर्ज करवा दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए कि पुरुष ने मारपीट की ही होगी। वो बिल्कुल आप देखकर आप अज्यूमशन मत करिए, आप एविडेंसेस के बेस पे जो फाइंडिंग्स आ रही है, आप उसके बेस पे ये पता लगाइए कि क्या ये केस सही भी है या नहीं है, या फिर सिर्फ ये एक फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है,
ये नहीं होना चाहिए कि अरे जेंडर से रिलेटेड केस आ गया, नहीं पुरुष गलत होगा, अगर चरित्र से रिलेटेड आ गया तो नहीं नहीं महिलाओं को तो बहुत आसान रहता है उनके चरित्र पे नाम लगाना, नहीं महिला ने कुछ गलत किया होगा। अगर कोई रिच पर्सन है और पुअर पर्सन है तो रिच का जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है उसको देखकर आपने अपना इंक्लिनेशन वहां पे कर लिया या रिलीजन को लेकर कर लिया, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही है कि अगर इंसाफ का मतलब यही है कि हर व्यक्ति ये अधिकार रखता है कि उसको बिना बाइसनेस के न्याय मिले और उसी प्रकार से उन चीजों को प्रोसेस किया जाना चाहिए। और मैम बीएनएस आने के बाद में सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि बीएनएस है क्या, क्योंकि काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि बीएनएस है क्या। बीएनएस बेसिकली जो पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, उसी को हमने ये अभी बीएनएस के रूप में 2023 में नया लेकर आ गए। ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है, सारी धाराएं वही हैं, बस ये हुआ है कि बीएनएसएस में कुछ प्रोविजंस हैं उनको ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाया गया है और जो ऑफेंस वगैरह के जो डेफिनेशन वगैरह है उसको थोड़ा ब्रॉड किया गया है और साथ ही में जो कुछ जो पनिशमेंट्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को ज़्यादा स्पेसिफाई और उनको रैशनलाइज किया गया है ताकि जिस भी समस्या का मतलब जिस भी लेवल का क्राइम है उस हिसाब से वो न्याय किया जा सके। तो बीएनएस वही है जो आईपीसी था पहले। मतलब अभी कुछ भी बदलाव नहीं है, सिर्फ नहीं, थोड़ा कुछ सा हम कुछ बोल कुछ सकते हैं। प्रोविजंस में, हाँ कुछ कुछ जैसे प्रोविजंस कुछ कुछ ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं तो उससे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाती है, कुछ परिभाषाओं को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया है और जो पनिशमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से और रैशनलाइज तरीके से कर दिया गया है। बस बाकी मेनली सारी चीजें वही हैं। और एक मैम अभी हमारी जनरेशन, हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है, जी। चाहे फिर वो एजुकेशन के मामले में हो या फिर एम्पावरमेंट के मामले में हो, बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्टिल क्या महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और है तो क्यों? ऑफ कोर्स महिलाओं की जो स्थिति है वो आज से खराब नहीं है, वो अगर आप ऐतिहासिक रूप में भी देखें तो भी महिलाओं की सेंचुरीज से अगर हम लेकर आए तो महिलाओं की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साथ में कि अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है या एम्पावरमेंट हो रहा है तो हमने उन सारी महिलाओं के जीवन में बदलाव कर दिया जो किसी न किसी प्रकार से सफर कर रही हैं। आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि फॉल्स केसेस नहीं होते, पर उनके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कम है, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हैं। मैक्सिमम जो केसेस किए जाते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं और लिटरली महिलाओं की जो स्थिति है डोमेस्टिक वायलेंस से वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसके साथ में ऐसा नहीं है कि पहले जो दहेज के केसेस होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और महिलाएं आज भी दहेज की प्रताड़ना से गुजर पर रही मैम हैं। काफी लोग तो ये बोलते हैं कि अब तो सब पढ़े लिखे हैं, सब आगे बढ़ चुके हैं, कौन दहेज लेता है आज। आप कभी भी किसी भी समाज में बैठेंगे ना, वहां पे यही 4 लाइनें बोली जाती है अभी भी। वो फाइल्स उनको नहीं पता है कोर्ट रूम में जो रखी हुई हैं कि वहां पे कितने केसेस दर्ज हैं, लेकिन वहां समाज में आज भी वही चीज बोली जाती है कि अब तो सब पढ़े लिखे हैं, कौन दहेज मांगता है। आई थिंक ये टर्म चेंज हो गया, वो दहेज ना होके वो अब गिफ्ट्स हो गए हैं। नहीं, एक्चुअल में गिफ्ट्स तो हो गए हैं लेकिन जहाँ पे गिफ्ट्स मांग रहे हैं वो चीज़ें तो फिर भी सेटल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी दहेज के नाम पे दहेज ही मांगा जा रहा है। लड़की के पिता जो होते हैं वो शादी में जो भी डिमांड रहती है वो अपने हिसाब से पूरा करते हैं जिसे आप गिफ्ट कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि वो अपने घर से ये लाएं वो लाएं और जिसकी वजह से उनको फिर उनके साथ में मारा पीटी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भी देखें तो वो भी यही कहता है कि अगर आप एनुअली भी देखेंगे ना तो दहेज से रिलेटेड, सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लाखों केसेस दर्ज किए जाते हैं एनुअली, और जो डोमेस्टिक वायलेंस और जो दहेज से संबंधित हजारों केस सालाना दर्ज किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो डेटा गलत कह रहा होगा, आज भी वो चीज़ें होती हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें नहीं हो रही हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि एक कमरे में रहकर किसी की स्थिति को आंकना और बाहर का पूरा जो मुआयना कर कर फिर किसी चीज को एनालाइज करना वो बहुत अलग है। ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, हो सकता है कि उनके आसपास के सिनेरियोज में चेंजेस Exactly. उनको देखने को मिल रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन हर जगह चेंज हो गई है। आज भी, और इवन आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है,
आप किसी ना किसी आप स्क्रॉल कीजिए, आपको ऐसे 10 केसेस आराम से मिलेंगे जहाँ महिलाएं प्रताड़ना झेल रही हैं, बिल्कुल अधमरी हालत में आ चुकी हैं वो। तो फिर उन महिलाओं के लिए क्या कहा जाएगा कि आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा। आज भी महिलाएं बहुत प्रकार से प्रताड़ित हैं। और आप इसमें एक ना सोशल एक पैटर्न को समझिए कि अगर मान लीजिए कोई महिला डॉक्टर है, तो वो जनरली उसकी जो शादी होगी वो भी किसी डॉक्टर से ही होगी, उसी फैमिली बैकग्राउंड के स्टेटस में होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि महिला पढ़ी लिखी है तो इसके साथ में अन्याय नहीं होगा, उसके साथ में भी होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए डॉक्टर है, पर वो जिस फैमिली में जा रही है उनके घर में तो सभी डॉक्टर है, तो उनके लिए वो कॉमन पर्सन है। तो जो प्रताड़ना एक जो नॉर्मल वुमन के लिए है ना, वो अपने घर में वो नॉर्मल वुमन ही है वो, और उसी प्रकार की प्रताड़ना वो झेल रही है। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि ऐसे केसेस नहीं होते हैं। हाँ, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस होते हैं कि आजकल वुमेन जो है थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह के लिए एकाध जो जो कुछ एकाध होते हैं, फॉल्स केसेस भी वोकल भी दर्ज हो होते गई हैं, हैं। फॉल्स केसेस भी दर्ज होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो स्थिति आप देखेंगी, मैक्सिमम जो केसेस दर्ज होते हैं वो बिल्कुल ट्रू होते हैं। और जो केसेस दर्ज हो रहे हैं ये तो वो केसेस हैं जो दर्ज हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती है, या तो महिला बिल्कुल ऊपर चली, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा एडजस्ट करो एडजस्ट करो, और महिला की स्थिति ये आ जाती है कि वो सीधे दुनिया से ही चली जाती है। उसके बाद उसको लेकर न्याय मिल रहा होता है या उसको लेकर न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो रही होती है। तो हम कितने नंबर्स को काउंट करेंगे। और बहुत सारी जगह तो आज भी महिलाएं, शायद ऐसे बहुत घर होंगे, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, शायद कोई महिला किसी घर में बैठी इस प्रताड़ना को झेल रही होगी, लेकिन वो चुप है कि बच्चे हैं घर में या गृहस्थी बचानी है, उस माइंडसेट को लेकर। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि हमारे आसपास के 4 लोग बदलने से हमने पूरा जहान नहीं बदल दिया है। अभी भी महिलाओं की स्थिति में सुधार की बहुत ज़रूरत है। और ये एक, आपने जैसे पूछा कि क्या ये आज भी चैलेंज है? हाँ, बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो उतना डेवलप हुआ ही नहीं। ठीक है, हमें क्या लग रहा है कि 4 औरतें अगर नौकरी पे जाने लगी हैं तो पूरे समाज का सिनेरियो चेंज हो गया है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज भी महिलाओं को उसी दृष्टि से देखा जाता है। अगर वो काम पर जा रही हैं तो उनको सुबह भी चूल्हा चूल्हा चौका करके जाना है, शाम को आने के बाद भी चूल्हा चौका संभालना है। तो हम तो मेंटली तो हम ग्रो हुए ही नहीं ना। महिला तो ग्रो हो गई कि ठीक है कि चलो भाई, मैं पहले घर संभालती थी, अब मैं जॉब भी करने लग जाऊं, सब कुछ करने लग जाऊं, लेकिन सोशल माइंडसेट तो आज भी वही है। महिलाओं को लेकर हमने संकीर्णता रखी हुई है कि नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं, लाखों की नौकरी भी करती है तो भी आप चूल्हा चौका तो संभाल के जाओगे। तो इसलिए ये चैलेंजेस है, क्योंकि सोशल माइंडसेट उतना नहीं है। साथ ही महिलाओं के लिए जिस भी और जितने भी जो कानून बनाए गए हैं, काफ़ी लगता है कि अरे वाह, महिलाओं के लिए तो स्पेशलाइज्ड कानून बनाए गए हैं। चाहे वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट को लेकर हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हो गया, या डवरी से रिलेटेड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर है कि वो कानून तो हैं, बट उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कितना है, वो भी एक प्रकार का चैलेंज है। इसके साथ ही आजकल तो साइबर जो इश्यूज हैं, मॉर्फिंग हो गया या फिर स्टॉकिंग हो गया, इन सब चीज़ों ने भी अपनी जगह ले ली है। तो महिलाएं पहले तो घर में सुरक्षित नहीं होती थी, फिर बाहर जाती थी तो बाहर जैसे रेप वगैरह हो गया, उन सारी चीज़ों से वो प्रताड़ित थी। अब वो सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर भी सेफ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि परिस्थिति पूरी चेंज हुई है। आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ये बता रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार की हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैम, ऐसे कौन कौन से कानून हैं महिलाओं की प्रोटेक्शन को लेके जो काफी अभी तक ऑडियंस को पता भी नहीं है? काफी महिलाओं को ही नहीं पता है कि उनके एक्चुअल में क्या क्या कानून है उनके पास में, क्या क्या उनके राइट्स है। तो एक बार आप उनको बताना चाहेंगे? हाँ, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो निश्चित तौर पे कानून भी बनाए गए हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड कानून भी हैं, और कुछ जो जनरल जो कानून होते हैं जो कि पुरुषों के लिए भी हैं, वो महिलाओं के लिए भी हैं। तो अगर हम स्पेशलाइज्ड कानून की बात करें तो उसमें एक तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो कि 2005 में आया है, महिलाओं से संबंधित है, जो कि महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी मदद करता है। अगर किसी महिला के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस जैसी अगर कोई भी परेशानी हो रही है, तो वो अगर कंप्लेन करते हैं तो उसमें प्रयास रहता है कि 3 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए और 3 महीने के अंदर उसका समाधान हो जाए, है ना। और इसमें प्रयास रहता है कि उस समय जो प्रोटेक्शन ऑफिसर वगैरह रहते हैं,
अगर महिलाओं को समस्या हो रही है कि वो किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया वगैरह करे, तो प्रोटेक्शन जो ऑफिसर वगैरह होते हैं वो उनकी कानूनी प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को ये प्रयास किया जाता है कि महिलाएं जिस घर में रह रही हैं वहाँ से उन्हें घर से निकाला ना जाए, तो इसके लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। अगर महिला के बच्चे हैं तो टेम्पररी तौर पे कस्टडी जो है वो महिला को दी जा सकती है। उसके बाद तो जब वो फैसला आएगा, हस्बैंड वाइफ का क्या फैसला रहता है, उस हिसाब से कस्टडी डिसाइड की जा सकती है, लेकिन टेम्पररली तो महिला को ही कस्टडी दे दी जाती है। अगर महिला को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि उसको खाना पीना जो भी संबंधित है, तो उस प्रकार के भी सहायता जो होती है वो प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला जो एक्ट है ये सिर्फ इस बात को ध्यान नहीं रखता है कि आपके साथ आपको शारीरिक, अगर आपका जो है एरिया है, ये ध्यान रखता है कि मानसिक रूप से भी अगर आपको कोई परेशानी हुई है या फिर आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी ये ध्यान रखता है। इसके साथ ही अगर हम देखें स्पेशलाइज्ड एक्ट में, तो एक वर्क प्लेस हैरेसमेंट को लेकर है ना, जो कि अपना 2013 में आया था शायद, या 2012 में, तो 2013 में आया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या होता है कि हर जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उस या छोटी है या बड़ी है या एनजीओज वगैरह हैं, वहाँ पर ये कंपल्सरी कर दिया जा रहा है कि वहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे महिलाओं के साथ में अगर किसी भी प्रकार की वर्क प्लेस पे कोई भी अगर छेड़छाड़ हो रही है, या उनको किसी प्रकार की ह्यूमिलिएशन जो कि ठीक नहीं है, या सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो महिलाएं वहाँ पर कंप्लेन कर सकती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार की अगर वो कंप्लेंट कमेटी नहीं बनी हुई है, तो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, वो वहाँ पर कर सकती हैं। और अगर महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी उनके साथ में हुआ है, वो उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्रिमिनल है, या वो बहुत बड़े स्तर पर हुई है, तो उसके लिए वो डायरेक्टली एफआईआर भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से ये वाला एक्ट भी है। और अगर हम सेक्शन 498 ए देखते हैं, जो कि दहेज प्रताड़ना, अगर किसी महिला के साथ में दहेज से संबंधित प्रताड़ना की गई है, तो उस महिला को जो भी रेमेडी की ज़रूरत है वो उसके अंदर कवर किया जाता है। वैसे हमारा जो डाउरी एक्ट है वो 1961 है। इसके साथ ही अगर आईपीसी में भी देखते हैं, तो स्टॉकिंग से रिलेटेड अगर किसी महिला के साथ में कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो छेड़छाड़ से रिलेटेड जो सेक्शन है वो आपका 354 है। इसके साथ ही अगर कोई अश्लील टिप्पणी महिला के साथ में की जा रही है, तो उससे संबंधित जो सेक्शन है वो आपका 509 है। और रेप को लेकर तो 375 है ही, जहाँ पे महिलाओं को अगर रेप से संबंधित उनके साथ में जो भी समस्या हुई है उनके निराकरण के लिए किया जाता है। मेनली जो है, अगर कहीं पर भी हम समस्या देखते हैं, तो ये है कि कानून तो है पर महिलाएं खुद जागरूक नहीं हैं। दूसरी बात, कई बार ये हो जाता है कि महिलाएं खुद हेजिटेट करती हैं। कई बार फैमिली का प्रेशर रहता है कि इज्जत खराब हो जाएगी मार्केट में, अपनी गृहस्थी संभालो, वो सारी चीज़ों की वजह से। तो बहुत बार ये होता है कि रिपोर्टिंग महिलाओं की होती नहीं है। हालांकि जैसा कि हम पहले, आपने भी बोला कि एम्पावरमेंट अभी हो रहा है, महिलाएं अवेयर हो रही हैं, तो उसकी वजह से रिपोर्टिंग डेफिनेटली बढ़ी है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पुरुष जो प्रधान रिपोर्ट देश है ना मैडम अपना। ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर खैर आजकल तो एक डिबेट छिड़ जा रही है कि नहीं, लड़कों के साथ में भी गलत होता है। हाँ एग्जैक्टली लड़कों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा का पूरा ही लड़कों के साथ गलत हो रहा है। हाँ, अगर आप डिवोर्स की बात कर रहे हो या ये 498 ए की बात कर रहे हो, तो उसमें भी मैंने मोस्टली ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें डिवोर्स दोनों का हो रहा है, लेकिन जजमेंट हमेशा लड़की को मिलता है। यही देखा, मैंने तो नहीं देखा अभी तक किसी भी लड़के को ऐसे प्रताड़ित होते हुए कि अरे तू तो तलाकशुदा है, तू घर नहीं बसा रहा, लेकिन मैंने वही सेम चीज लड़की के साथ जरूर देखी है। जी, बिल्कुल। और लड़कों के साथ में जो होने वाली जो समस्याएँ हैं वो ज़्यादातर मानसिक होती हैं, कि अगर हम बात कर लें भी तो मानसिक होगी, या तो फिर उनसे महिलाओं को उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए होंगे, अगर हम फॉल्स हम्म। केसेस की भी बात करें तो। लेकिन मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आज तक ऐसा केस बहुत रेयरेस्ट उसमें सुना है कि महिलाएँ पुरुषों को बिना बात के ही पीट रही हैं, मार रही पीट रही हैं, या तू पैसा नहीं दे रहा इसलिए कर पर रही है। आजकल तो बहुत चल रहा है हालाँकि मैम। हालाँकि हाँ, महिलाओं की अगर आप है ना केसेस देखेंगी, मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन सब जगह है। हम्म। ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रताड़ित नहीं है, पुरुषों के साथ में भी समस्याएँ हो रही हैं। लेकिन फिर आज भी जो कंपैरिज़न है ना महिला और पुरुष के बीच में, वो आज भी महिलाओं का वो स्थिति ज़्यादा वल्नरेबल है।
कंपेयर टू मैन। हाँ, महिला, हाँ, निश्चित तौर पर आजकल जैसे आपने बताया हम सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं कि अरे पुरुष को मार दिया गया, उसकी वाइफ ने मार दिया, लेकिन आप ये समझिए ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अब हो रही हैं। एक्चुअल में क्या हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है तो इसलिए वो चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा होने लगी हैं। ये चीज़ें तो होती पहले भी थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को रोज़ देखती हैं तो आपके लिए वो कॉमन है, लेकिन सडनली कोई नई चीज़ हो जाती है तो आपकी नज़र उस पे जाती है और आप बोलते हैं अरे वाह! ये भी होता है क्या? फिर उससे दूसरा या तीसरा केस भी आप देख लेते हैं, बोलते हैं अरे इसकी स्थिति तो बहुत खराब है। लेकिन महिलाओं का क्या, हम तो उनकी स्थिति हमेशा से, सदियों से हम उनकी स्थिति को ऐसे ही देखते आ रहे हैं। पुरुष के तो आपको 4 केसेस दिख रहे हैं, महिलाओं के तो ऐसे 70 केसेस दिख रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर न्याय की बात है तो पहले से हमें स्टेरियोटाइप माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए या हमें जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस का है, जैसे मैंने पहले भी बोला था पुरुष ने ही कुछ गलत किया होगा। आपको न्याय को बिल्कुल इक्वालिटी के साथ में लेके चलना होता है। फैक्ट्स और फाइंडिंग कीजिए, जो गलत है आप उसकी तरफ न्याय कीजिए। ठीक है? तो पुरुषों के साथ में भी होती है, मानसिक प्रताड़ना भी होती है, कई बार फॉल्स एलिगेशंस लग जाते हैं, उसकी वजह से उनके परिवार भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी सोशल इमेज गिरती है, उनका जो कॉन्फिडेंस है लाइफ को लेकर, उनका जो ऑफिस एनवायरनमेंट में जिस तरीके से वो फेस ऑफ करना होता है, वो सारी चीज़ें उनकी डाउन हो जाती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अन्याय किसी के भी साथ क्यों हो रहा है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात है तो निश्चित तौर पे महिलाओं के नंबर्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। यस। और महिलाओं के साथ में तो ये नंबर डे टू डे के हैं, पुरुषों के साथ में तो कुछ सिलेक्टेड हैं। आज भी एक महिला को शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है और डे 1 से उसकी ना ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, या ताने ले लीजिए या ट्रॉमेटाइजिंग बिहेवियर ले लीजिए, कि कहीं न कहीं से आ ही रहा होता है। अगर वो पति की तरफ से नहीं आ रहा तो इन-लॉज़ की तरफ से आ रहा है। पुरुषों को वो चीज़ें उतने स्तर तक नहीं देखनी होती। बहुत कम केसेस में आपको दिखेगा कि लड़का ससुराल वालों से प्रताड़ित हो रहा है। महिलाओं के लिए तो ये डे टू डे की लाइफ हाँ, की बात लेकिन है। वो इक्के-दुक्के जो भी केसेस आए हैं ना, वो वो बहुत इतने बहुत फुल भयानक होते हैं। हाइलाइट हो गए हैं ना कि अब सब वो महिलाओं को हाँ। टारगेट करते हैं। सीधी लाइन यही आती है कि अब पुरुष कहाँ जाएँगे? जैसे अभी सोनम रघुवंशी वाला केस आया था, हुँ, तो हुँ। उसमें पत्नी ने पति को मार दिया था। वो हाईलाइट हुआ। तो मेनली मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम सोसाइटी में ना न्याय को जेंडर बेस्ड क्यों बना रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि महिला के साथ बुरा हो गया या पुरुष के साथ बुरा हो गया, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि इंसान के साथ में बुरा हुआ है। क्योंकि अगर यही डिबेट को हम लेते रहेंगे ना, तो इससे क्या होगा, महिला और पुरुष दो गुटों में बढ़ जाएंगे। अगर महिला के साथ अगर गलत होगा तो महिलाएं आके खड़ी हो जाएंगी, पुरुष उसमें द्वेष भाव दिखाते रहेंगे हुँ। कि अरे देखो है ना, क्या बोलते हैं, ये हो गया। अगर वही चीज पुरुषों के साथ में होगी तो पुरुष फिर वो अपना ग्रुप बना देंगे, तो वो ग्रुपिज्म होगा, न्याय कहाँ रह गया हुँ, पीछे। हुँ, हुँ। और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमें इंसानों के बीच में इंसान बन के रहना है, हमें औरत या मर्द वाली लड़ाई लड़के नहीं रहना है। क्योंकि अगर क्योंकि समाज में लड़ने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। तो कम से कम आप एटलीस्ट कम से कम आप एक साथ आइए। अगर आपको लगता है महिला के साथ गलत हुआ है, तो आप एक साथ आ जाइए, पुरुष के साथ गलत हुआ है, तो आप एक साथ आ जाइए। आप गुट क्यों बना रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन-सी लड़ाई शुरू हुई है? इनफैक्ट अगर ऐसा होता है ना कि किसी महिला ने अपने पति को मार दिया, तो है ना, पुरुष आ जाएँगे, देखो आजकल महिलाएँ कैसी हो गई हैं सोशल मीडिया पे। खौफ तो का वो चल स्त्री रहा फिर है। लड़कियाँ आ जाएँगी, लड़कियाँ बोलेंगी, "अरे! हमारे साथ तो सदियों से हो रहा है, तुम्हारे साथ तो अभी हुआ है।" अरे! ये कैसी लड़ाई चल रही है? आपको ये नहीं दिख रहा कोई व्यक्ति दुनिया से चला गया या किसी के हुँ। साथ इतनी मानसिक प्रताड़ना हो गई कि हाँ, एज़ अ ह्यूमन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारी साइकोलॉजी कितनी डिस्टर्ब होती जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें मर्द या औरत की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है। हुँ, ताकि हुँ। हम समाज को जीने लायक बना सकें। क्योंकि आज तो आप मर्द औरत की लड़ाई लड़ देंगे, फिर आपके बच्चों का क्या? वो भी लड़ाई करेंगे और जीवन भर यही होता रहेगा। हुँ। तो और फिर इससे हम कानून को भी कहीं हद तक वीक बना देंगे। ये भी एक सिनेरियो आने वाले समय में होने लग जाएगा। तो क्या यही रीज़न नहीं है या फिर हम मान सकते हैं कि ये भी एक रीज़न हो सकता है, जो केसेस काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग में चलते रहते हैं, सॉल्व नहीं होते? नहीं, देखिए, अगर कोई भी केस लंबे समय तक चलता रहता है, वो कानूनी प्रक्रिया है। किसी भी केस का जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे गया, उसके कितने एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट हो गए, कौन-सी पार्टी है, उसकी पार्टी की अवेलेबिलिटी होती है, कई बार एडजर्न हो जाता है, कई बार केस लगने में बहुत समय हो जाता है। तो कोई भी केस अगर लंबा खिंच रहा है, तो उसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता जो आउटसाइड है। वो रोल पूरा कानूनी प्रक्रिया का होता है। तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ,
आप कभी भी देख लीजिए कोर्ट रूम की जो प्रोसीजर होता है वो शायद 1 घंटे 2 घंटे का होगा किसी भी केस से संबंधित। लेकिन जो बाहरी दुनिया एग्जिस्ट करती है ना वो सोशल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। आज भी अगर आप देखेंगे तो सोशल प्रेशर किसी व्यक्ति को ज़्यादा जीने नहीं देता कंपेयर टू अगर वो इस पे फॉल्स केस लग गया है ना तो एक बार उसको लगता है मैं लड़ लूँगा। लेकिन सोशल प्रेशर जो उस पे आना शुरू होता है, उस पे जो एलिगेशंस आना शुरू होते हैं और जो टिप्पणियाँ आनी शुरू होती है वो उस व्यक्ति को रात में सोने नहीं देती हैं। तो हमें सबसे पहले तो किसी भी बात के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा कि एज ए ह्यूमन हम अच्छे इंसान बने और ये समझे कि दूसरे इंसान के साथ गलत हो रहा है, ना कि किसी महिला पुरुष के साथ में या किसी धर्म के व्यक्ति के साथ में या किसी अमीर गरीब के साथ में। क्योंकि कई बार लोग खुश हो जाते हैं किसी अमीर के साथ में गलत हो रहा होता है तो पर गरीब के साथ होता है तो वो दया भाव दिखाते हैं। ऐसा क्यों? दोनों इंसान है और न्याय दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो उस मेंटालिटी को हम एज ए सोसाइटी बहुत पीछे छोड़ रहे हैं और इसका सोशल मीडिया में काफ़ी, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का काफ़ी रोल है इस चीज़ में। मैम अभी हमने पुरुष अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या पुरुष के लिए भी कोई ऐसे कानून हैं उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके? जैसे अभी हमने महिलाओं के लिए बातें की हैं, क्या वैसे पुरुषों के लिए भी है? देखिए पुरुषों के साथ में अगर ऐसा तो कहा जाता है कि मैन के रेप से रिलेटेड भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम अपने कानून में वैसे देखेंगे तो वो महिलाओं के लिए ही मेनली प्रोविजन किया गया है, क्योंकि जनरली जो केसेस देखे गए हैं आज तक वो महिलाओं से संबंधित देखे गए हैं। या और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हाँ पुरुषों से संबंधित भी प्रोविजंस हैं, लेकिन स्पेशली कोई एक्ट नहीं बनाया गया है पुरुषों से संबंधित। जो जनरल जो क्रिमिनल लॉ है या फिर जो सिविल रेमेडीज हैं वो पुरुषों के लिए अवेलेबल है। अगर पुरुष पे कोई फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है तो उसके लिए सेक्शन 8 211 है आईपीसी का, वो उसके अंदर वो कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको डिफेम किया गया है तो उसके लिए आईपीसी का सेक्शन है 499/500। तो इस प्रकार से जो क्रिमिनल लॉ में और सिविल जो रेमेडीज है पुरुषों के लिए भी रखी गई हैं। ऐसा नहीं, कोर्ट का कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहा है कि उनको पुरुषों को बहिष्कृत कर देना है, सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को ऊपर लेकर आना है। हाँ, कुछ स्पेशलाइज्ड वुमेन के लिए इसलिए बनाए गए क्योंकि वो परिस्थिति दिख रही थी, वो सिचुएशन दिख रही थी और उनकी वो गिरती हुई वल्नरेबिलिटी दिख रही थी, उस वजह से। अदरवाइज पुरुषों के साथ में भी कभी भी कुछ भी अगर क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सेम प्रोविजंस अवेलेबल हैं जो आईपीसी में और आईपीसी वगैरह में या सिविल रेमेडीज वगैरह अवेलेबल हैं उनके लिए भी, जो हर इंसान के लिए होने चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको नहीं लगता कि मेल्स के लिए भी ऐसे कुछ कानून होने चाहिए, जो जैसे हम वुमेन के लिए हैं, वैसे ही मेल्स के लिए भी होने चाहिए कुछ कानून? देखिए डिपेंड, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वुमेन के लिए जो स्पेशलाइज्ड कानून बनाए गए हैं वो किस किस पर्पज से बनाए गए। जैसे कि वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बनाया गया है। तो पुरुषों की इसमें नंबर देखेंगे तो एक आध नंबर कुछ आ जाएंगे, बहुत रेयरेस्ट नंबर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि अब उसके लिए पूरा एक्ट बना दिया जाए। दूसरी बात ये है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस में अगर देखेंगे तो पुरुष के साथ में अगर मानसिक प्रताड़ना हो रही है या फिर पुरुष के ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लग रहा है या डिफेम किया जा रहा है तो उसके लिए तो सेक्शंस अवेलेबल है ही ना। तो उसके लिए अलग से एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वुमेन के लिए इसलिए बनाया गया क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वुमेन उस चीज से सफर कर रही थी। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे जो सेक्शंस अवेलेबल हैं, रेमेडीज अवेलेबल हैं। मेनली ज़रूरत है कि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो सही तरीके से होना चाहिए, उसको बाइसनेस के साथ में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष है तो वो गलत करेगा ही, महिला है तो ये सही होगी ही, क्योंकि महिलाएं सॉफ्ट होती है तो वो अपना विक्टिमाइज करने को, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो नरेटिव पहले से नहीं बनाया जाना चाहिए। और ये चीज़ें कई बार हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह या और बहुत सारी जगह पर भी हम ये चीज़ देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो चीज़ दिख रही होती है ना, हम वही थ्योरी बना लेते हैं और उसी बेस पे हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। जबकि ये होना चाहिए कि जो एविडेंसेस हैं उसके बेस पे थ्योरी बनाई जानी चाहिए, है ना। तो ये इसलिए भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो भी क्राइम है अगर उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस या उसको अच्छे से प्रूफ कर दिया जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर दिया जाए और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी एडिशनल कानून की हमें ज़रूरत पड़ भी रही है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत हैं, पहले हम उनको तो अवेल कर लें और उनको तो प्रॉपरली अवेल कर लें। क्या मतलब हम 20 कानून और बना दें पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और ये चीज़ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है।
बहुत सारे कानून बने हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना किस हद तक हो पा रहा है, महिलाएं कितना लाभ ले पा रही हैं, वो सिनेरियोस दोनों कॉन्टेक्स्ट में है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी एक्ट को बनाने की ज़रूरत तो नहीं लगती है, इन फ्यूचर लगती है तो वो हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जितने हैं मुझे लगता है उतने बहुत सफिशिएंट है, अगर पुरुष अपने आप को जागरूक करते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं और उनको अच्छे से अवेल करते हैं तो उनको पूरी तरीके से न्याय मिल सकता है। मैम मोस्टली देखा जाता है कि 498 ए जो है केस, उसके ऊपर काफ़ी बार ऐसी टिप्पणियां निकल के आती हैं कि लड़कियां जो हैं उसका मिसयूज़ करती हैं। तो वो जो आप एडवोकेट के नाते कैसे जज कर पाते हैं या कैसे पहचान पाते हैं कि ये केस जेन्युइन है या नहीं है? देखिए ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये बाकी एडवोकेट्स के लिए भी है। जब भी किसी एडवोकेट के पास में कोई भी केस आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 498 ए से ही रिलेटेड हो, वो किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड हो। हर एडवोकेट को ये चाहिए कि वो अपना पहले से नैरेटिव ना सेट करे। उसके पास में जो भी क्लाइंट आया है अपने केस को रिप्रेजेंट करने, सबसे पहले उसकी पूरी फाइंडिंग्स करें, उसके एविडेंसेस वगैरह या जो भी वहाँ से साइकोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, उन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखें और समझें। ये नहीं होना चाहिए कि महिला आ रही है तो ये विक्टिम होगी, पुरुष आ रहा है तो इसने कुछ करा होगा। वो माइंडसेट किसी भी एडवोकेट को पहले से नहीं सेट करना चाहिए। दूसरी बात, हाँ, अब ये सिनेरियोज आने लग गए हैं कि आजकल महिलाएं मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या पर्सनली बदला लेने के लिए, या कई बार क्या होता है जब वो ससुराल में होती हैं तो अगर उनका किसी और ने उनको अपमानित करा है, या तो वो कहीं हद तक क्या करती हैं, वो रिवेंज लेने के लिए उनके अंदर एक माइंडसेट जनरेट होता है कि मैं पूरे परिवार को कोर्ट में घसीटूंगी। वो कई बार वो थ्रेटनिंग जो उनकी होती है और उस वजह से वो पूरे परिवार को घिस भी देती हैं कई बार कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है, इस प्रकार के फॉल्स केसेस भी आते हैं। लेकिन देखिए किसी भी चीज़ का न्याय कैसे होता है, कोर्ट किसी भी चीज़ का न्याय करता है एविडेंसेस के बेस पे, और जो पार्टीज उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है उनके आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे। शायद यही वजह होती है कि कोर्ट 1 या 2 दिन में न्याय नहीं दे देता, समय लेता है, समझता है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करता है और तब जाके वो जजमेंट देता है। तो क्योंकि वो कोर्ट के हाथ में भी नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के तरफ बायस होके वो डिसीजन ले ले। तो इस प्रकार की अगर केसेस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो वो अगर आप कोर्ट कचहरी के सोचें तो वहाँ पे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करने के लिए आपके पास में एविडेंसेस या मैसेज कॉल्स वगैरह रिकॉर्डिंग्स जो भी हैं, आप प्रयास करें कि आप उसको स्ट्रांगली अपने पास में सहेज कर रखें, और ज़रूरत पड़ रही है तब आप उसको यूज़ कर पाएँ। क्योंकि कोर्ट आपके घर में आके तो देखेगा नहीं, है ना? तो वो तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो हाँ, फॉल्स केसेस आते हैं और इससे कई बार पुरुषों के परिवार भी प्रताड़ित होते हैं, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। पर हाँ, फिर भी ऐसे जो केसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं। जो रियल केसेस होते हैं जेन्युइन उनके है। नंबर्स, जेन्युइन केसेस के नंबर ज़्यादा हैं। तो मैम इसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी खामी क्या रहती है इन ऐसे केसेस के अंदर? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो पुलिस देखिए पुलिस, अगर हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करती है। अगर हम ये कहेंगे तो फिर आज तक जितने भी केसेस में न्याय मिला है, या आज तक जितने भी लोगों को जो पुलिस स्टेशन वगैरह से लाभ मिला है या सहायता मिली है, सुरक्षा मिली है, वो सब फिर कहने का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा अगर हम ये कहेंगे कि पुलिस अपना काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, कुछ एक आध केसेस में हम ये देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, पुलिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस अपना, जैसे पुलिस को किसी बात का शक है, तो वो शक है उस हिसाब से वो अपनी थ्योरी बना लेंगे और थ्योरी के हिसाब से वो एविडेंस इन्वेस्टिगेट। कलेक्ट करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, पहले एविडेंस की तरफ जाना चाहिए, फिर अपना नैरेटिव बनाना चाहिए, फिर अपनी थ्योरी बनाना चाहिए। तो वो एक सिनेरियो हम देख सकते हैं कि वो कई बार आपको देखने को मिलेगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह की आप बात करते हैं। इसके साथ में मैं ये नहीं कहूँगी 100%, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ एक आध केसेस में ये भी होता है कि ब्राइवरी वाला सिनेरियो भी हमें देखने को मिलता है। जो पक्ष ज़्यादा मजबूत है, वो अगर किसी प्रकार से थोड़ा बहुत लेन-देन वगैरह भी कर देता है, तो वो कुछ केसेस में हम देखते हैं, सब में नहीं। और इसके साथ ही जो एविडेंसेस वगैरह रहते हैं, उसके भी है ना, अवेलेबिलिटी वाली भी इशू हो जाते हैं। कई बार रिपोर्टिंग बहुत लेट होती है, तो कलेक्शन रिपोर्ट तो एविडेंसेस कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है।
इसके साथ ही जो पुलिसमैन वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह को है, ऐसी फैसिलिटीज़ को बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि उन्हें यूज़ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से, और कोई भी एक छोटा सा सबूत भी कई बार छूट जाता है ना, या कोई भी गलत नैरेटिव सेट हो जाता है, तो वो मजबूत से मजबूत केस को भी वो कमज़ोर कर देता है। तो मुझे लगता है कि पुलिसमैन जो भी हैं अपना कार्य करें, वो बहुत ही सहजता से और बहुत ही अटेंटिव तरीके से अपना काम करें, स्टार्टिंग में ही नैरेटिव ना सेट कर लें, तो इस प्रकार की समस्या को टाला जा सकता है। इसमें बहुत बार मेरे पास में एक सवाल आता है मैम, कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग लीगल है, एक एज ए एविडेंस हम उनको यूज कर सकते हैं? हाँ, आप रिकॉर्डिंग्स को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम्म। अब जब एविडेंस एक्ट को भी आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह को आप डेफिनेटली यूज़ कर और सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग? हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स में ये हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉइस को कोई भी चेंज भी कर सकता है। अगर आपके पास में वीडियो रिकॉर्ड वगैरह है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह की एक्सेप्टेबिलिटी है कोर्ट में, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें ये इशू नहीं बनता है कि अपने सामने वाले की परमिशन के बिना कॉल नहीं, रिकॉर्डिंग की? नहीं। और अभी रिसेंटली, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी रिसेंटली एक जज कह भी रहे थे कि रिकॉर्डिंग करना कब से वो ऑफेंसिव हो गया। रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे नहीं, किसी की वीडियोग्राफी वगैरह अगर आप करेंगे नहीं, तो आप अपने एविडेंसेस बनाएंगे कैसे? फिर एविडेंसेस आसमान से तो आएंगे ही नहीं, एविडेंसेस को बनाना ही तो पड़ता है। बनाने से मेरा मतलब है कि अगर कोई आपने बहुत सारे ऐसे केसेस या क्लिपिंग्स देखी होंगी महिलाओं के साथ में, अगर किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है जो उनके ससुराल वाले कर रहे हैं, तो वो कैमरा वगैरह लगा देते हैं अपने घर में ही, और वो रिकॉर्ड होता रहता है, और उसी की वजह से वो प्रूफ कर पाती हैं। और ऐसा ही केस एक कुछ साल पहले ही आया है, जहाँ पे जो महिला थी, उनके जो ससुर थे वो जज थे, अब पावरफुल व्यक्ति थे, तो महिला के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो किस प्रकार से उस चीज़ को प्रूफ करे। तो उसने अपने घर में ही कैमरास लगवाए थे, और फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग थी उसकी वजह से उसका केस थोड़ा स्ट्रांग हो पाया। तो आप रिकॉर्डिंग्स आप आपके एविडेंसेस है, आप कलेक्ट कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम, जमानत जो है, बेल जो है, वो एक राइट है या प्रिविलेज है? देखिए, वैसे तो ये एक राइट ही है किसी भी व्यक्ति को कि उसको बेल मिलनी चाहिए, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो हो रहा है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसको कहीं हद तक प्रिविलेज की तरह भी लिया जा रहा है। बाकी ये एक बेसिक राइट है, और हर व्यक्ति को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने से संबंधित जो भी उस पे नाम लगा है या एलिगेशन लगा है, उसको वो सही तरह साबित कर पाए, उससे संबंधित जो भी उसको ज़रूरत पड़ रही है, वो उसके लिए वर्क कर पाए। लेकिन हाँ, बहुत सारे सिनेरियोज़ में ये प्रिविलेज की तरह भी दिखता है, बट वो ठीक है, प्रोज़ एंड कॉन्स सब जगह हैं। और मैम, मीडिया ट्रायल जो है वो कोर्ट को कितना प्रभावित करता है, कितना इफेक्ट करता है? देखिए, मीडिया ट्रायल कोर्ट की जो अंदर की प्रोसीडिंग्स है ना, उसको तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन मीडिया ट्रायल जो सामाजिक सिनेरियो बनाने में और एक नैरेटिव सेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इवेंचुअली उस व्यक्ति को समाज में ही रहना है ना? और क्या हो जाता है कि सामाजिक व्यक्ति की तरफ से उस पर इतना प्रेशर आने लग जाता है, उस पर इतने एलिगेशन आने लग जाते हैं, जबकि उसका केस अभी चल ही रहा होता है, उसको अभी उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया को देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उस वजह से वो सोशली एक नैरेटिव प्रेजेंट करने वाला काम तो डेफिनेट बनाने वाला काम तो डेफिनेटली करता है। उससे क्या होता है, जो जांच की एजेंसीज होती हैं उन पे भी एक तरीके से प्रेशर पड़ने लग जाता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग, उससे कोर्ट को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो उस व्यक्ति को समझ में ही रहना है। अगर आप रिया चक्रवर्ती वाला आप एक केस देखेंगे, या फिर आरुषि तलवार वाला आप एक केस देखेंगे, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो मीडिया ट्रायल था वो इतना ज़्यादा होने लग गया था, इतना ज़्यादा होने लग गया था कि लोग उसके अंदर इतना घुस गए थे कि वो उसके आगे की प्रोसीडिंग वो सुनना ही नहीं चाहते थे। बस आप लोगों को बोलेंगे ना, इनको फांसी दे दें क्या? लोग बोलेंगे हाँ, दे दीजिए, ये गिल्टी हैं। तो सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट होता है वो सोशली और सोशली बहुत पड़ता है, और वो साइकोलॉजिकली मतलब लोगों की साइकोलॉजी को डेवलप करने का काम बहुत करता है। तो उस तरीके से डेफिनेटली एक केस को प्रभावित करता है। हाँ, लीगल जो प्रोसेस है वो लीगल तरीके से ही चलेगा। सोशल मीडिया क्या कह रहा है उसका फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। मैम, पॉस्को के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट है,
उसके ऊपर आपकी क्या राय है? हाँ, देखिए, ये जो है इसमें पॉक्सो के अंदर एज को लेकर, इसके अंदर मेनली ये किस लिए बनाया गया है, ये बच्चों के लिए बनाया गया है। जो बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं या क्राइम होता है, उससे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और ये वाला जो कानून है ये 2012 में बनाया गया था। ठीक है, 2012 में बनाया गया था और इसका मोटिव था कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब जो सिनेरियोज हैं वो थोड़े चेंज भी हो रहे हैं। अगर आप पॉक्सो एक्ट की बात करें तो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनके साथ में कोई व्यक्ति जो उनसे बड़ा उम्र का है या किसी प्रकार से उनके साथ में सोशल हेरासमेंट हो रहा है या यौन पीड़न कह लीजिए वो हो रहा है, तो उससे उनको न्याय दिलाने को लेकर है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो आप देखेंगी कि वक्त से पहले मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आजकल वो सिनेरियो नहीं रहा जो 90s के बच्चों का या 80s के बच्चों का होता था। आजकल के बच्चे सब समझते हैं और बहुत 16 साल की उम्र से ही वो समझना शुरू कर देते हैं। तो मेनली तो ये एज को लेकर जो इसमें जो चल रहा है डिस्कशन, वो ये चल रहा है कि जो 16 साल से, सॉरी 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो अपनी कंसेंट से अगर वो फिजिकली होते हैं तो उसमें ना, उसमें उन बच्चों को अपराधी ना बनाया जाए। कई बार क्या होता है कि अगर जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और वो अपनी एक दूसरे की कंसेंट से, बिल्कुल ना किसी प्रेशर से ना किसी दबाव से सेक्सुअली एक दूसरे के साथ में जाते हैं, पर क्या हो जाता है कि जो सामाजिक प्रेशर वगैरह आता है, तो कई बार क्या होता है, जो लड़की है उसके परिवार वाले सारा भार लड़के पे डाल देते हैं और वो फिर वो क्राइम के सेगमेंट में आ जाता है, या कई बार दोनों को ही दोषी मान लिया जाता है। जबकि हमें अभी बदलते इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा लीनियंसी दिखानी पड़ेगी। और एक रोमियो जूलियट जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें उनको वेलकम करना पड़ेगा, उस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सो दैट कि हम जो आगे बढ़ता हुआ समाज है उसके हिसाब से भी कोप कर पाएँ, थोड़ा सा उसके हिसाब से भी कानून को चला पाएँ। अदरवाइज जैसे जैसे कानून, जैसे जैसे समय एडवांस होता जाएगा, बच्चे एडवांस होते जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। हम कितने बच्चों को अपराधी मानते रहेंगे, उनको कितने बच्चों को आप दोषी बना देंगे। तो रोमियो जूलियट जैसे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ देशों ने इस चीज़ को करा भी है, तो हमें भी थोड़ा लीनियंसी दिखानी चाहिए कि अगर बच्चों ने इस प्रकार से कोई भी कदम उठाया है और वो अपनी मर्जी से उठाया है, किसी दबाव में नहीं, या बचपन में किसी भी प्रकार से उठाया लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं करा है या ऐसा कोई दबाव या कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई जाए उन बच्चों की तरफ, उनको दोषी ना बनाया जाए। और मैम, एनकाउंटर जस्टिस को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, एनकाउंटर अगर जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जब किसी व्यक्ति को ये प्रेज़ेंट कर दिया जाता है ना कि वो व्यक्ति गलत है या उसने क्राइम करा है, तो लोगों को क्या लगता है, अरे लोगों का जो एक आवेश आता है, भावनात्मक रूप से जो एक आवेश आता है, लोगों को लगता है अरे इसको तो सड़क पे ही मार दो, सड़क पे फांसी दे दो। वो एक आवेश वाली जो बात आ जाती है, लेकिन हम कानूनी तौर पे इस तरीके से नहीं चल सकते। हमें हर व्यक्ति को, चाहे क्राइम कितना भी बड़ा हो, हर व्यक्ति को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, अपनी न्याय की लड़ाई को लड़ने का उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। अब एनकाउंटर जैसी चीज़ों में अगर ये आज हमें लग सकता है कि अरे इतना बड़ा क्राइम था, इसने ये सारी चीज़ें करी थी, तो इसका एनकाउंटर कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज ये आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को हो सकता है, और क्योंकि उस व्यक्ति को सुनने का मौका नहीं दिया गया है ना, इसका एनकाउंटर करा गया, तो आपको ये आज अच्छा लग रहा है कि अरे इसने क्राइम किया था, अच्छा हुआ इसका एनकाउंटर कर दिया, है ना? लेकिन कल को ये चीज़ एक निर्दोष के साथ में भी तो हो सकती है। उसकी भी तो, उसकी कितनी ज़्यादा गुंजाइश है, नहीं क्या? अगर ये चीज़ कि भई उसको प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया और हर तरफ से लग रहा था, सोर्सेस सारे कह रहे थे कि ये तो गिल्टी है, अच्छा हुआ एनकाउंटर कर दिया, या एनकाउंटर हो गया, फिर क्या होगा? मेरा तो मानना है कि एक निर्दोष को कुछ नहीं होना चाहिए, भले अगर आप उसकी वजह, अगर आपको 5 अपराधियों को भी थोड़ा उनके साथ में लीनियंसी बरतनी पड़े, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? तो एनकाउंटर लीगल तरीके से, अगर लीगल माइंडसेट के हिसाब से देखा जाए, तो एनकाउंटर्स करना कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कई बार, जहाँ पे क्या होता है कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या ऐसे डिफ़िकल्ट व्यक्तियों से डील करना पड़ता है पुलिसमैन वगैरह को, कि पुलिस वालों को, कि
वो भाग जाएगा या फिर कहीं किसी और को नुकसान ना हो जाए या कुछ और बड़ी बात ना हो जाए। तो ऐसे किसी मतलब चुनिंदा केसेस में या सिनेरियोज में अगर इनकाउंटर किया जा रहा है तो ठीक है उस एक्सटेंट तक, क्योंकि पुलिस वाले उस समय समझ पा रहे होंगे कि अभी की ज़रूरत है। पर मेजरली तो मेरा कहना यही है कि एनकाउंटर नहीं किए जाने चाहिए। हर व्यक्ति को सुनने का मौका और सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। और मैम मैरिटल रेप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम अब आईपीसी में देखें तो धारा जो 375 है वो उसका एक्सेप्शन है। अगर हम ये वाला जो है अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से शादी के बाद एक जो डिस्कशन चलता है वो ये है कि जिस प्रकार से शादी के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है उसके बिना कंसेंट के, तो उसको अपराध माना जाता है, उसको चीटिंग माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी के अंदर अपनी ही धर्म पत्नी के साथ में बिना उसकी कंसेंट के अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो उसको मैरिटल रेप क्यों नहीं माना जा रहा है, इस चीज़ को लेकर डिस्कशंस बहुत चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम जिस सामाजिक सिनेरियो में हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, अगर आप सामाजिक सिनेरियोज में देखेंगी तो क्या होता है, शादी को एक लाइसेंस मान लिया जाता है कि अब आप उस व्यक्ति के साथ में सेक्सुअली हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये मान लिया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो भी एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है और अगर इस प्रकार से वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं तो फिर वो गलत है। लेकिन समाज में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो सेक्सुअल इंटीमेसी हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। अगर वो बहुत वायलेंस के साथ में हो रही है या वो महिला को बिल्कुल डिस्टर्ब ही कर दे रही है या वो महिला को चोटिल कर रही है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो अधिकार नहीं, वो एक क्राइम बन रहा है। और अगर हाँ, कुछ सिनेरियोज़ में जैसे ये हो जाता है कि महिलाएँ अगर कुछ दिनों पे या कुछ टाइम पे महिलाएँ मना कर रही हैं इस चीज़ के लिए, तो पुरुषों को चाहिए कि वो उस चीज़ को समझें। लेकिन अगर महिलाएँ फ्रीक्वेंटली इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही मना ही करती जा रही हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप कोर्ट कचहरी या आप किसी न्याय कानून की बात करने से पहले आप दोनों हस्बैंड वाइफ पहले खुद से बात कीजिए कि एक्चुअल में आप लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है ऐसा कोई आपका मित्र है या परिवार का व्यक्ति है जो इस चीज़ को बिना हल्ला करे अगर वो समझ सकता है तो आप उस व्यक्ति से कंसल्ट कीजिए। और अगर वहाँ आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है तो आप काउंसलिंग सेशन वगैरह लीजिए कि ताकि आपको एक समझ में आ पाए कि कुछ गलतियाँ आपसे हो रही हैं या फिर कुछ दूसरे पार्टनर की तरफ से ही आ रहा है कि वो व्यक्ति ही आपके साथ एंगेज नहीं कर सकता है। तो हमें मैरिटल जो रेप है उस वाले कॉन्सेप्ट तक आने से पहले हमें कुछ बातों को समझना ज़रूरी है कि पहली बात तो शादी के बाद में सेक्सुअल इंटीमेसी ठीक है, एक व्यक्ति का राइट है, पर हमें समझना होगा कि किस प्रकार से वो इंटीमेसी हो रही कंसेंट भी है ज़रूरी ना? है। और ऑफ कोर्स, है ना? तो वो किस प्रकार से हो रही है, कंसेंट्स वहाँ पे होनी ही चाहिए ऑफ कोर्स। और अगर वो महिला फ्रीक्वेंटली बेसिस पे मना कर रही है तो निश्चित तौर पे आप काउंसलिंग सेशन लीजिए या आपस में आप पहले आप लोग बात कीजिए ताकि समझ में आए कि उस महिला को क्या समस्या है। और अगर कभी कभार ये चीज़ हो रही है तो फिर आपको भी एज ए पार्टनर समझना पड़ेगा कि ठीक है कि किसी भी चीज़ को एक इमोशंस के साथ में ही प्रोसेस किया जाना चाहिए। तो हम मैरिटल रेप वाले कॉन्सेप्ट तक आएँ, उससे पहले हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा। दूसरी बात, हाँ, ये बात बिल्कुल है कि अगर वो वॉयलेंट हो रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कानून इस चीज़ के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये तो फिर उसी तरीके से हो गया कि एक महिला जो बाहर जो जिसके साथ में रेप या इस प्रकार के सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह हो रही है, उसकी शादी एक व्यक्ति से करा दी गई, तो वो चीज़ उसके साथ में हर रात में क्योंकि शादी हो गई है, तो उस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ में वायलेंटली की जा रही है। मैं नेचुरल की बात नहीं कर रही हूँ, वो पुरुष का अधिकार है, वायलेंटली की जा रही है, चोटिल करके, डिस्टर्ब करके और क्या कहते हैं उसको प्राकृतिक यानी अननेचुरल तरीके से की जा रही है, तो उसमें निश्चित तौर पर बात की जानी चाहिए ना। ये तो अदरवाइज़ बात वही हो गई कि घर में रहकर ही मार दो, काट दो, क्या फ़र्क पड़ता है? बाहर वाला करेगा तो सज़ा सुनाएँगे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट? तो वो थोड़ा भावनात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए, सोसाइटी को भी समझना चाहिए। और मैम लिविंग रिलेशनशिप्स जो हैं उनके ऊपर ये जो लीगल गैप है वो कब भरेगा और उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं?
नहीं देखिए, अगर आज के सिनेरियो में आप देखेंगे तो कोर्ट ऐसी बात नहीं है, कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप वाले पार्टनर्स जो हैं उनके फेवर में जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के सिनेरियो देखें, आप मेंटेनेंस का सिनेरियो देखें, या उन महिलाओं के प्रोटेक्शन से संबंधित देखें, है ना, महिला पुरुष दोनों का ही, है ना, प्रोटेक्शन से संबंधित देखें तो प्रोविजंस हैं। मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में तो उनको मेंटेनेंस भी मिल सकता है कोर्ट का जो है। तो ऐसी बात नहीं है कि लीगल तरीके से उस चीज़ को धीरे धीरे एड्रेस नहीं किया जा रहा है या उसको लाइन पे नहीं लेकर आया जा रहा है। अगर कहीं से रिजेक्शन है उस चीज़ को लेकर तो मेनली सोसाइटी की तरफ से है, क्योंकि सोसाइटी ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सोसाइटी को लगता है कि अगर उस स्ट्रक्चर से बाहर चीज़ें होने लग जाएगी तो सोशल सिनेरियोज खराब होने लग जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो लोगों को ये लगता है उससे वातावरण, आसपास का वातावरण खराब होने लग जाएगा, और शायद उससे हो सकता है जो और भी जो बाकी लोग हैं वो गलत प्रेरणा लेने लग जाएं कि फिर शादी करने की जरूरत ही क्या है यार, अपन पहले ही रह लेते हैं, है ना। वो सारे माइंडसेट ज़्यादा डेवलप होने लग जाएंगे। तो सोसाइटी के मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का भय भी है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस यही वजह रहती है कि सोसाइटी इस चीज़ के अगेंस्ट रहती है, उतना फेवर नहीं करती है। क्योंकि आजकल जो यूथ है, आजकल तो शादियां चलना ही मुश्किल हो जा रही है। आप ये समझिए, शादियां चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वही चलनी मुश्किल हो जा रही है। तो लिव इन वाले सिनेरियो में तो फिर वो पार्टनर, वो एक के बाद दूसरा पार्टनर, दूसरे के बाद तीसरा पार्टनर, वो सीक्वेंस चलती ही रहेगी। फिर तो माता पिता को क्या लगेगा, अरे यार हमारा बच्चा तो कभी सेटल होगा ही नहीं। और पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है बच्चा कैरियर में सेट हो जाए, और बच्चा शादी ब्याह करके अच्छा सा गृहस्थी बनाकर वो सेट हो जाए। तो लीगल तरीके से तो इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिजेक्शन है। हाँ, सोसाइटी के लेवल पे ये रिजेक्शन है। हाँ, बाकी समय बदल रहा है। अगर देखिए, अगर किसी को कोई चीज़ करनी है तो वो करेगा। जैसे कि मैंने लिव इन नहीं करा, ठीक है, आपने शायद नहीं करा होगा। जिसको अरेंज मैरिज करनी है उसको अरेंज मैरिज ही करी होगी उसने, जिसको लव मैरिज करनी है उसने लव मैरिज ही करी होगी, जिसको लिव इन में जाना रहा होगा उसको लिव इन में गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा कोऑर्डिनेटिव, मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को थोड़ा कोऑर्डिनेटिव अप्रोच में लें। यानी कि अगर पेरेंट्स, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को बता दें कि हम इस तरीके से लिव इन में जाना चाह रहे हैं, और पेरेंट्स भी इस बात को समझें कि अगर बच्चा जाना चाह रहा है तो आप उस पार्टनर को इंश्योर कर लें, सो दैट कल को उनका रिलेशन अगर लंबा जाता है तो वो आपके घर में आए तो आप फिर बाद में आनाकानी ना करो, और वो रिश्ता एक लंबा रिश्ता बन पाए। और अगर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है तो दो लोग ज़्यादा, मुझे लगता है, स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में रह पाते हैं। अदरवाइज दोनों अपनी अपनी मर्जी से हैं तो आज गुस्सा आया कल चले गए। अगर परिवार उसमें इन्वॉल्व रहेगा तो थोड़ी सी स्ट्रांगनेस रहेगी उनके रिश्ते में। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें माइंडसेट, क्योंकि देखिए, या तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, है ना, कि लिव इन वाले पैटर्न को आप बिल्कुल सोसाइटी से इरेडिकेट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, राइट, सो दैट उस सिस्टम के साथ में, उस प्रोसेस के साथ में सही तरीके से रहा जा सके, नुकसान ना हो, है ना। तो एज अ सोसाइटी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर हम इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, और लोग चाह रहे हैं कि वो लिव इन में रहकर पहले अपने पार्टनर को समझें, तो फिर हमें इस प्रकार से अब समझना होगा कि इसको अब कैसे मैनेज किया जाए। ना कि इस बात पे हम सिर्फ लड़ते रह जाएं कि इसको इसको हटा दो, समाज से इसको हटा दो। वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ना ही पॉसिबल है आज के सिनेरियो के हिसाब से। तो हमें उन चीज़ों के साथ में एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। हाँ, क्या दायरे होने चाहिए उस पर बात की जा सकती है। मैम, नेशनल कमीशन फॉर मैन, ये कहाँ तक जायज़ है? उसकी जो मांग की जा रही है वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, आजकल ऐसे डिस्कशंस बहुत चलते हैं कि पुरुषों के लिए भी आयोग होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि क्राइम्स तो पुरुषों के विरुद्ध भी पहले भी होते थे, है ना, चाहे वो महिला के द्वारा किए जाएं या फिर अगर कोई अलग क्राइम हो रहा है तो। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग पहले इतनी नहीं होती थी, और क्योंकि है ना, पुरुषों को हमेशा किस तरीके से बड़ा किया गया है कि अरे तुम तो स्ट्रांग हो, और तुम क्यों रो रहे हो, अरे ये तुम औरतों की तरह क्यों रोते रहते हो, इस तरीके की मानसिकता के साथ में पुरुषों को बड़ा किया जाता है। तो कहीं हद तक पहले क्या लगता था, पहले ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, पुरुष भी आकर खुलकर इस चीज़ को लेकर बात करने लग गए हैं, और सोशल मीडिया भी चीज़ों को हाइप कर देता है। जैसे मैंने बताया
कि महिलाओं के डेथ के केसेस बहुत सारे रहे होंगे, सुसाइड के केसेस भी बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन पुरुषों के 1 या 2 केसेस या 3 केसेस आ गए हैं, मान लीजिए 5 आ गए, तो हमें लगता है कि पुरुषों के लिए भी बना दीजिए आयोग, बना दीजिए आयोग, बना दीजिए, है ना? पर मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल लॉ में प्रोविजंस नहीं है उनकी सेफ्टी को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, या फॉल्स एलिगेशन, डिफेमेशन को लेकर, या फिर सिविल रेमेडीज उनके लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल है, पहले वो उनका लाभ तो उठाएं। इसके अंदर मैम मेल रेप भी शामिल है, उसमें भी कानून में अधिकार नहीं मिला है अभी तक। हाँ, अगर आप देखिए रेप वाली बात करें और कानून के हिसाब से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे पेनिट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को लिया गया है, मैन ओवर वुमन, उस वाले कॉन्सेप्ट को लिया गया है और उसको महिला स्पेसिफिक तरीके से ही डिफाइन किया गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अगर पुरुषों के साथ में इस प्रकार के केसेस हैं जो कि कई बार आते रहते हैं सामने, हालांकि संख्या बहुत बहुत ही रेयरेस्ट रहती है, लेकिन आते हैं तो ठीक है, कानून में उस हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। फ्री लीगल एड, ये कितना फ्री है, एक्चुअल में कितना फ्री है? देखिए फ्री लीगल एड, अगर इसका नाम फ्री लीगल एड है तो वो फ्री ही है, पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर वहाँ पे न्याय की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो जो डिसीजन वगैरह होते हैं वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, जो एडवोकेट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, एडवोकेट्स को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिख रहा होता, तो कहीं हद तक वो उतनी जान उस केस में नहीं फूकते हैं जितनी कि वो बाकी में फूकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली नज़र आती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लीगल एड जैसी चीज़ें लोगों को बेनिफिट नहीं दे रही है, ये लोगों को बेनिफिट भी पहुंचा रही है। जैसे पहले भी बोला कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छा पार्ट भी होता है, बुरा पार्ट भी होता है। तो हालांकि लोगों को बेनिफिट दे रहा है, हाँ इस चीज़ को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पे भी आजकल लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं ना, हम्म, और फिर ग्राउंड एक्टिविज्म है ही अपना। दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? देखिए सोशल मीडिया की अगर आप देखेंगे तो उसकी रीच जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, यानी विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स में आप देखेंगे, और आवर्स में देखेंगे वो मिलियन तक कहीं बार पहुंच जाता है ना। लेकिन जो सोशल, जो ग्राउंड लेवल पे जो सोशल डेवलपमेंट किया जाता है उसकी स्पीड उतनी नहीं होती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल कोई भी सुधार जो होगा उसकी शुरुआत तो ग्रास रूट लेवल से ही होगी, राइट। अगर कोई आंदोलन करना है, कोई अवेयरनेस करनी है, या कोई भी मुद्दा ऐसा उठाना है जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, तो अगर उसको फिजिकल फॉर्मेट में बोलें तो उसको शुरुआत तो हमें ग्राउंड लेवल पे ही करना होगा। और हमें और ये चाहिए कि जो सोशल मीडिया है और जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क है वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटिव अप्रोच में वर्क करें, यानी जो वर्क ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है उसको सोशल मीडिया के साथ में कंबाइन कर दिया जाए, तो जो बात फिजिकल फॉर्मेट में ग्राउंड पे की जा रही है वो सोशल मीडिया पर भी उस चीज को की जाए, सो दैट लोग विजुअल जो वर्चुअली लोग देख रहे हैं उन तक भी वो बात पहुंच पाए। क्योंकि वो जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अगर मान लीजिए आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहकर कोई एक आंदोलन चला रही हैं, एक तेलंगाना में बैठा हुआ व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? वो तो फिर पता ही नहीं चलेगा उसको कि आप क्या जागरूकता कार्यक्रम कर रही हैं। तो क्या चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं ना, और सोशल मीडिया पे जो वर्क है या सोशल मीडिया की जो रीच है, हम उसको कंबाइंड कर दें, यानी उस आवाज को ग्राउंड पे उठा के सोशल मीडिया तक लेके जाया जाए, ताकि हर स्टेट में हर जगह पे मौजूद जो व्यक्ति है वो उस आवाज को सुन पाए। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव रहेगा बजाय इन दोनों को अलग अलग लेके चलने के। जी। पीआईएल सिस्टम जो है मैम, वो आम आदमी के लिए कितना एक्सेसिबल है? पीआईएल सिस्टम, देखिए आम व्यक्ति क्यों नहीं इसका, आम व्यक्ति कर सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है, लेकिन पीआईएल फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जिस विषय के लिए आप पीआईएल फाइल कर रहे हैं उसका जो मोटिव है वो क्या है। अगर आपका मोटिव क्लियर है, क्योंकि पीआईएल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं की जाती, एक पूरे सामाजिक मुद्दे को लेकर या ऐसे मुद्दों को लेकर की जाती है जो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो कि एक सामाजिक समस्या के समाधान को लेकर है। तो पीआईएल कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई बात नहीं है, पीआईएल कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। ओके, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा बदलाव है जो करना चाहेंगे?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि संविधान जो है हमारे लिए सम्मानीय है, हम्म। और हमें संविधान के जो प्रोविजंस हैं, जो बना दिए गए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और यही रहना चाहिए कि उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होता रहे। और क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स अवेलेबल हैं उस बात को सोचने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो एरिया हमें छोड़ देना चाहिए सोचने के लिए। क्योंकि हम शायद सोच भी लेंगे तो बदलाव तो पॉलिसी मेकर्स के द्वारा ही किया जाना है। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ पर भी जब जब बदलाव की ज़रूरत पड़ी है, तब तक संविधान में उस प्रकार से अमेंडमेंट किए गए हैं। तो आज की तारीख में अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि ठीक है, संविधान का जो स्तर है या जिस प्रकार से संविधान अभी आज की तारीख में है वो ठीक है अपने हिसाब से। मेनली प्रॉब्लम है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ठीक है, सब बेटर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम्म। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर महिलाओं के, या फिर अगर उस सिनेरियो से देखा जाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम रख सकते हैं कि सभी को समान प्रकार से अधिकार मिले, है ना, सभी को न्याय जो है वो समान प्रकार से मिले। लेकिन एक फॉर्मल या फिर एक है ना यूनिफॉर्म, है ना, जो लॉ है ना, वो हर कम्युनिटी के लिए, सॉरी, हर रिलीजन के लिए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कहीं हद तक है ना कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे मोमडन लॉ हो गया, क्रिश्चियन लॉ हो गया, है ना, हिंदू लॉ हो गया। तो बहुत सारी जगह पे आप ऐसे देखेंगे कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसको आप नहीं, प्रैक्टिकली नहीं लागू कर सकते। सुनने में अच्छा लगता है कि सभी के लिए समान तरीके से प्रोविजंस कर दी जाए, मतलब अलग अलग जो धर्म के व्यक्ति हैं या जो भी अलग अलग प्रकार से जो कानून बने हुए, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे जब हम देखते हैं तो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। उस तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाँ, मेनली हमें ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, बाकी कॉन्ट्राडिक्शन की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होनी चाहिए। मैम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर इस प्रकार की बात की गई है कि एडवोकेट के लिए भी एक प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, अगर अभी आप बात करेंगे तेलंगाना में अभी 2026 में ही एडवोकेट को लेके प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, गोवा में भी इस चीज़ को लेके प्रोविजंस चल रहे हैं। तो अगर अगर ये बात आई है तो ये ऐसे ही नहीं आई होगी। आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे एडवोकेट्स को बहुत सारी तरीके से थ्रेटनिंग मिलती रहती है, उनके साथ में बहुत सारी तरीके से कई बार अटैक हो जाता है। मान लीजिए वो जिस व्यक्ति की तरफ से लड़ रहे हैं और जो अदर पार्टी है, वो कई बार क्रिमिनल ऑफेंसेस कर देती है एडवोकेट्स के साथ में, तो एडवोकेट्स की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो एडवोकेट्स के लिए बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी सुरक्षा मिल सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे एडवोकेट्स जो होते हैं वो हमारी न्यायपालिका में कितना अहम रोल प्ले करते हैं, है ना। अगर एडवोकेट्स ही नहीं रहेंगे तो प्रेजेंट कौन करेगा, है ना, आवाज़, उस आवाज़ को कानून तक लेकर कौन जाएगा। तो निश्चित तौर पे अगर ये आवाज़ें उठती हैं कि एडवोकेट्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, तो डेफिनेटली होना चाहिए, ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हम आए दिन देखते रहते हैं, इवन डॉक्टर्स के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट है, तो व्हाई नॉट एडवोकेट। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण है क्या? उसका सही मायने में अर्थ क्या है? देखिए, अगर हम आज के सिनेरियो में देखें ना, तो महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने पढ़ाई कर ली है और वो जॉब कर रही हैं, तो उसका मतलब है कि उनका सशक्तिकरण हो गया है। लेकिन सशक्तिकरण का मतलब वो नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब है आप कितना आत्मसम्मान के साथ में अपने जीवन को जी पा रही हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जॉब पर भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग ही बनी हुई है, ह्यूमिलिएशन से गुजर रही है, या मेंटल ट्रॉमा से, या मेंटल डिस्टर्बेंस या टॉर्चर से गुजर रही है, तो मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो एक एम्पावर्ड लाइफ है। एम्पावर्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसी लाइफ हो जहाँ आप अपने जीवन को शांति से, सम्मान के साथ में आप जी पाएँ। ठीक है? हाँ, इसमें कुछ चीज़ों को किया जा सकता है जो कि आत्मसम्मान, या फिर आप कह लीजिए आपके सशक्तिकरण में आपकी मदद कर सकते हैं। आप सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में शिक्षा का एटलीस्ट एक बेसिक स्तर तो होना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ लिख के सीधे मजिस्ट्रेट ही बनना चाहिए। अगर आप गृहिणी भी बनती हैं तो भी आपके पास में एक एटलीस्ट एक बेसिक स्तर होना चाहिए, चाहे वो 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो। उतनी स्टडीज को तो आप अपने पास में रखिए। कम से कम आप अपने अंदर इतनी समझ तो रखिए कि कानून के द्वारा जो भी आपके लिए अधिकार बनाए गए हैं, आपको अगर कोई समझाए तो आप उतना समझ तो लें, आप उन अधिकारों को अवेल तो कर लें। अदरवाइज आप उन ना तो आप उन अधिकारों के बारे में समझना चाह रही हैं, ना आप जानती हैं, या आप उतनी अवेयरनेस आप में नहीं आ पा रही उस चीज को लेकर, और अगर किसी कानून को अवेल करना है तो आप वो अवेल नहीं कर पा तो रही फिर है। हम इस तो चीज़ को फिर ऐसे उस चीज मानेंगे कि लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, आगे हम्म बढ़ रही हैं, लेकिन हम्म वो जागरूक नहीं हो रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ किताबी ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ, हुँ। अगर आप ये बात कर रहे हैं सशक्तिकरण की, तो सशक्तिकरण का मतलब यही है कि आप अपने आप को कितना सेफगार्ड कर सकती हैं, आप अपनी लाइफ को कितना स्ट्रांगली लीड कर सकती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले आपकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो। तो एक तो आपको कानूनी ज्ञान की जानकारी हुँ, होनी हुँ, चाहिए, हुँ। और अगर आप पढ़ लिख लें थोड़ा बहुत भी, जितना भी कोशिश कीजिए, अगर ये संभव है तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आपके पास में कोई रोजगार हो, क्योंकि अगर आपके पास में आर्थिक स्वतंत्रता रहती है तो उसका आपका पारिवारिक और सामाजिक दोनों जीवन पे बहुत अच्छा असर होता है। अगर आपको कल को मान लीजिए आपके साथ कोई समस्या भी हो जाती है, कोई आपकी फाइनेंशियल मदद नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास ये पैसे रहेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल मदद खुद कर लेंगे। और हुँ। कई बार क्या हो जाता है शादी वगैरह के बाद में, मान लीजिए ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा होता है कि डाइवोर्स वगैरह जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो महिलाएं क्या होती हैं कई बार कंप्लीटली एलिमनी पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। और जो मान लीजिए आप तो एलिमनी पे डिपेंडेंट हो गए, पर आपकी आप जितना मांग रहे हो उतना आपके पति की आर्थिक स्थिति है ही नहीं, फिर आप अपने जीवन को आगे कैसे चलाएंगे? या मान लीजिए आपको एलिमनी के तौर पे कुछ अमाउंट दे भी गया, जो कि कानून की तरफ से दिया जाता है, एज ए मेंटेनेंस भी दिया जाता है, पर क्या वो आपके पूरे जीवन को चलाने के लिए वो होगा क्या, सफिशिएंट होगा क्या? तो सशक्तिकरण का हम दूसरा एंगल ये भी देख सकते हैं कि आप प्रयास कीजिए कि अगर आपको शिक्षा मिली है, या जिस भी प्रकार से, आजकल तो जिन महिलाओं की कम शिक्षा है वो भी स्किल्स से संबंधित हुँ। काफ़ी चीज़ें कर लेती हैं। तो आप अपने जीवन को उस तरीके से मत कीजिए कि ठीक है अब थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जो भी है, शादी हो गई, बच्चे सँभालने हैं। आप वो ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत बड़ी हैं, और मैं उन महिलाओं का भी बहुत सम्मान करती हूँ जो सिर्फ़ एक गृहिणी है और गृहस्थ जीवन को सँभालती हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि जिस भी प्रकार से हो सके, आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को अपने साथ में रखिए, ये आपको सशक्तिकरण में बहुत मदद करेगा। तीसरी बात, आप ये प्रयास कीजिए कि अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या कुछ भी है जो कि आपके जीवन को शांत तरीके से नहीं रहने दे रहा है, तो आप उसको लेके आप आवाज़ ज़रूर उठाएँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके प्रति आवाज़ इस तरीके से उठाएँ कि आपकी गृहस्थी खराब हो जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को करने के अलग-अलग तरीके भी होते हैं। आप उस चीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, कन्वर्सेशन के साथ में, या किसी काउंसलिंग सेशन के ज़रिए, या किसी छोटी-मोटी कानूनी, जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर नहीं है, आप किसी भी प्रकार से करें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका जो जीवन हो वो थ्रेटनिंग टाइप का आपको ना लग हुँ। रहा हो। तो मुझे लगता है ये तीनों एंगल्स को भी अगर ध्यान में रख लिया जाता है तो महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी हद तक वर्क हो जाता है, क्योंकि आप पूरे समाज पे एक साथ काम नहीं कर सकते। समाज को जो बोलना है वो आपको बोलेगा ही, और जहाँ पे जिसको आपको जो एलिगेशन लगाने हैं वो जिसको लगाने हैं आप उसको नहीं रोक सकते। तो आप बजाय उस तरफ ध्यान देने के कि अरे मैं घर से बाहर निकली तो लोग क्या बोलेंगे, अरे बच्चों को घर छोड़ दिया ये तो चली जाती है काम पर। आप समाज की मत सोचिए, ठीक है, लोगों का तो काम ही होता है कहना, है ना? हाँ, आप अपने 3 फैक्टर्स पे तो डेफ़िनिटली वर्क कीजिए, एक लीगल मैम अवेयरनेस, कोई ऐसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हुँ, और एक आपकी जो है मेंटल पीस के साथ में जीवन जीना। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का जिससे आपको लगा हो कि आपने किसी महिला का जीवन में परिवर्तन लेके आए हैं, आपकी किसी एक कोशिश की वजह से किसी की लाइफ में चेंजेस हुए हैं? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया भी था स्टार्टिंग में ही, एक महिला थी जिनको मैंने पढ़ाना शुरू करा था। हुँ, हुँ। तो उनके घर में क्या था, जो उनकी मदर इन लॉ थी वो सुबह से ही उनको ताना देना शुरू करती थी। अब इवन अगर वो समझदारी की बात भी कर देती थी, तो उनकी मदर इन लॉ बोलती थी, "अरे चल हट, तू तो गँवार है। तुझे तो कोई समझ नहीं है, तू जा इधर बै", मतलब वो जितना भी हो सकता था, उस प्रकार से वो ह्यूमिलिएट करती थी।
तो जब उन्होंने मेरे पास में पढ़ना शुरू करा था, तो मैंने ये प्रयास किया था कि उनको ऐसा नहीं कि मैं एबीसीडी सिखा दूँ। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। मैं ये चाहती थी कि ये महिलाएँ जो मेरे पास में पढ़ने आई हैं और जब भले ही 3 महीने बाद यहाँ से पढ़ के निकले, लेकिन उनको सामाजिक समझ, उनके अधिकारों से संबंधित जो एक बेसिक समझ होती है वो, और कम से कम इनको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, जहाँ से वो जागरूकता ले सकें, थोड़ी नॉलेज गेन कर सकें। मैंने उस तरफ वर्क किया था। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, महिलाएँ जो हैं मेरे पास रहीं, तो इससे एक तो उनके अंदर जागरूकता आई कि उनके भी अधिकार हैं, और उसके साथ ही उन्होंने पढ़ना-लिखना भी सीखा, न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ना सीखा। तो वो बता रही थीं कि पहले मैं किचन के काम में लग जाती थी, लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं सुबह-सुबह न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाती हूँ, तो मेरी सासू माँ भी बड़ी इम्प्रेस हो जाती हैं। इसके साथ में उन्होंने बताया कि उनके पति जिस प्रकार से उनको आर्थिक तंगी वगैरह के ताने वगैरह देते थे, तो उन्होंने क्या करा था, उसी शिक्षा के बेस पे, क्योंकि बेसिक एजुकेशन ही सिखाई गई थी। एक हॉस्पिटल है हमारे पास में, ईएचसीसी करके, वहाँ पे जो लेके जाते हैं ना स्ट्रेचर वगैरह पे लोगों को लेके जाते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं डेजिग्नेशन को, पर उन्होंने वहाँ पे फिर वो जॉब करनी शुरू करी। अब आप सोचिए, वो महिला जो अक्षर ज्ञान भी नहीं जान रही है, वो न्यूज़पेपर पढ़ती है सुबह, और दूसरी बात, अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, जो कि उसको समाज में रहने के लिए एक सस्टेनेबिलिटी देंगे। कल को कोई बात अगर बन बिगड़ जाती है तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। तीसरा, उसको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली। और मैम हमने देखा कि आपको लिखने का भी बहुत शौक है, आप यस। कविताएं लिखते हैं, तो वो शुरुआत कैसे हुई? मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये जीन से आया, क्योंकि मेरे फादर को लिखने का शौक था। उन्होंने कभी प्रोफेशनली राइट नहीं करा, लेकिन वो अक्सर मेरी मम्मी के लिए लिखा करते थे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने उनकी जो पुरानी बुक्स वगैरह थी वो मैंने देख ली। तो मुझे वो पोएट्रीज़ वगैरह इतनी अच्छी लगी, और मेरे मन में ही आया कि यार, मैं क्यों नहीं लिख सकती, मैं भी ऐसा कुछ लिखूँ। तो सबसे पहले कब लिखा मैम आपने? मैंने सबसे पहले लिखा था, बहुत छोटी-सी एज में लिख दिया था मैंने, तो 4th स्टैंडर्ड में जब मैं थी। तो आज भी लोग शौक होते हैं, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे में इतनी समझ कहाँ से आती है, बट मैं कहती हूँ शायद ये गॉड गिफ्टेड है, या फिर जीन्स के थ्रू मेरे अंदर आया है, तो तभी लिखी तो थी कविता। आपकी जो बुक है जज़्बात, वो किस व्यक्तिगत भावनाओं से प्रेरित है? मेरी जो किताब अभी ये जो रिसेंटली आई है, हम्म। और इसके साथ में एक अपकमिंग भी है, तो जज्बात जज्बात जो कविता बन गई, किसी एक विषय को लेकर नहीं बनाई गई है। इसमें 13 अध्याय हैं, और हर अध्याय में उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित कविता को लिखा गया है। तो यानी 13 अध्याय मतलब 13 विषयों को इसके अंदर टारगेट किया गया है। इसके अंदर इंसानियत को लेकर भी बात की गई है। तकिया, हम अपनी लाइफ में तकिए को कितनी मामूली सी चीज़ नहीं मानते कि बस जाके सोना है। लेकिन जब आप इसमें एक अध्याय है तकिए को लेकर आप पढ़ेंगी, तो आप समझ पाएँगे, अच्छा, तकिए का भी हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल होता है क्या? क्योंकि एक अगर भावनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगी, तो क्या होता है, रात में अगर हम किसी ख़्याल को सोच रहे हैं, या अगर हम दुखी हैं, या हमारे आँसू आ रहे हैं ना, उसका सिर्फ़ एक ही मुँह गवाह होता है, वो होता है तकिए। तकिए को सारी कहानियाँ पता है हमारी, हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो सिर्फ़ तकिया सुन रहा होता है। तो इस तरीके से इसमें तकिए को बड़ी अच्छी मैं तरीके ये से बताया वाली गया है। ज़रूर सुनना चाहूँगी कविता, अगर आप 2 लाइन सुनाना चाहें तो। मेरे को बुक चाहिए होगी उसके लिए। तो कविता का नाम है तकिया और कहानियाँ, ठीक है? तकिया सिर्फ आराम का सामान नहीं होता, ये छुपी कहानियों का मुँह गवाह होता है। हर रात जब खामोशी चुपके से कमरे में उतरती है, तकिए पर बिखरी उलझनें दास्तानों में बदल जाती हैं। कोई आंसू छोड़ जाता है, तो कोई हंसी की छाप, हर सिलवट में दबी होती है किसी अधूरी रात की किताब। ये वही तकिया है जो हर दिल का राज़दार बना, ना जज करता है, ना सवाल करता है, बस सुनता रहा सदा। वक्त गुजरता रहा, लम्हे बिखरते गए, तकिए ने हर खामोशी को खुद तक ही रखा। तो ये इस प्रकार से तकिए को है। इस प्रकार से इसमें और भी अध्याय हैं, जैसे कि अधूरी मोहब्बत से संबंधित अध्याय है। जैसे कि बहुत सारी जो प्रेम कहानियाँ होती हैं, वो सामाजिक रीति-रिवाज या बंधनों के कारण अधूरी रह जाती हैं। तो प्रेमी जो जोड़ा होता है ना, उसको फिर भी लगता है कि यार इस जन्म में नहीं मिले, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर मिलना। तो उस प्रकार की जो अधूरी मोहब्बत के वादे होते हैं, और अगले जन्म में मिलने की जो ख्वाहिश होती है, उसको लेकर भी इसके अंदर एक अध्याय है। एक अध्याय है जो मृत्यु से संबंधित है।
जो कि ये मानता है कि मृत्यु एक अल्प विराम नहीं है, यानी मृत्यु किसी भी प्रकार से, सॉरी, मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक अल्प विराम है। यानी कि आत्मा जो होती है मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है ना। इसके साथ ही अगर आप जब मृत्यु से संबंधित इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप सिर्फ मृत्यु से संबंधित एक भाव को नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, कोई एक कविता आपको शायद ये बोलेगी कि हमें मरने से पहले जी लेना चाहिए, हमें उन सारी अधूरी बातों को पूरा कर लेना चाहिए जो हमारे मन में है, या कुछ ऐसे रिश्ते जो हमने कभी खराब कर दिए थे या हमसे कभी खराब हो गए थे, उनसे जाकर जो भी मनमुटाव है उन सारी बातों को हमें दूर कर लेना चाहिए। तो जो भी अधूरी बातें हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए। तो शायद इस अध्याय की दूसरी कविता आपको किसी एक व्यक्ति के इंतजार के बारे में बताएगी जो ये चाहता है कि उसका जो प्रिय है वो उसकी दुनिया में जाने से पहले एक बार उससे मिल ले। तो इस प्रकार से एक ही अध्याय है लेकिन वो बहुत सारी भावनाओं को उकेरता है। और इस प्रकार से इसमें टोटल 13 अध्याय हैं। एक कर्म का अटल न्याय भी है जो कर्म के बारे में हमें बताता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी को बेवकूफ बना दिया तो उसका हमें कभी हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कर्म का जो न्याय होता है वो अटल होता है, यानी कि हर एक मिनट का हिसाब होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो इस और विद्यार्थी जीवन पर भी एक अध्याय है और उसमें भी विभिन्न प्रकार की कविताएं हैं, जैसे कि विद्यार्थी जीवन का जो संघर्ष होता है या फिर उनकी वो तैयारी करते रह जाते हैं और उनकी जो प्रेमिका होती है उसकी शादी किसी और से हो जाती है, वो किसी और की हो जाती है। तो एक ही अध्याय विभिन्न प्रकार के भावों को उकेरते हुए, इस प्रकार से 13 कुल अध्याय हैं इसमें और सभी कविताओं के रूप में उकेरी गई हैं। तो मैम आप सिर्फ कविताएं ही लिखते हैं या फिर कहानी और उपन्यास भी लिखते हैं? नहीं, मैं उपन्यास भी लिखती हूँ और मेरा जो सबसे पहला नोवेल था वो व्हाट्स योर सरनेम ही था, जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं, व्हाट्स योर सरनेम बाय पूजा शांति चौबे। और वो भी सामाजिक विषयों से संबंधित ही है, हालांकि वो सोशियो रोमांटिक नोवेल है, यानी कि उसमें रोमांस को भी उकेरा गया है और सामाजिक विषय को भी उकेरा गया है। कविता और आध्यात्मिकता, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? देखिए, कविता और आध्यात्मिकता कई हद तक एक दूसरे से हम उसको जोड़ सकते हैं, है ना। आध्यात्मिकता से संबंधित हमारे जो भाव हैं हम उसको कविता के रूप में पिरो सकते हैं, मेरा ही मानना है। तो मुझे लगता है कि दोनों कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या जोड़ा जा सकता है। आध्यात्मिकता मेनली बात है कि हम इंटरनली या भावनात्मक रूप से कितना हमारी सोल ग्रो हो रही है या कितना हम इवॉल्व हो पा रहे हैं। अच्छा, अब हमारी जो सोल इवॉल्व हो गई है, हम ग्रो हो गए हैं, उस हिसाब से हम कभी हमारे भावनात्मक हमें क्या चेंजेस आए, हमारे थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आए, वो चीजें आपको कविता में नजर आने लग जाएंगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कविता लिखता है वो कहीं से या तो उसने अपने आसपास ऑब्जर्व करा होता है या उसका खुद का मेंटल स्टेट होता है या पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो उसी के भाव होते हैं जो वो कविता के रूप में उकेरता है। तो अगर किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो रहा है या कोई आध्यात्मिक है तो उसका थॉट प्रोसेस, उसका वे ऑफ थिंकिंग वगैरह उसी हिसाब से रहेगा और वो उन्हीं शब्दों को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उस कविता में लेकर आएगा। इवन अगर वो रोमांस को भी पोर्ट्रे करेगा तो रोमांस को भी ऐसे पोर्ट्रे करेगा कि वो एक प्रकार से पूजा है, वो एक प्रकार से साधना है, उसमें भी सहजता, उसमें भी विनम्रता को लेकर आने का प्रयास करेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से हम आंतरिक रूप से डेवलप होते हैं और कविता में हम उस चीज को उतार देते हैं अलग अलग विषय। आत्मचिंतन से परम सत्य तक, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरी अपकमिंग बुक है, अभी 15 मई को ये लॉन्च हो जाएगी। इसकी जो प्रेरणा मुझे मिली वो महाभारत से मिली और अक्सर मेरे इसके जो संपादक हैं वो मेरे पिताजी ही हैं। मेरे पिताजी हमेशा कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं प्रकार की जैसी ये आध्यात्मिक बातें होती हैं वो मुझसे करते रहते हैं। तो महाभारत को लेकर जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो बहुत सारे ऐसे सवाल, 3 साल पहले शुरुआत हुई थी इसकी, तो मैंने जब जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू करा तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो दिमाग में अक्सर आते रहते थे। तो वहीं से इस किताब को लिखने की प्रेरणा मिली। मेरे मन में ये आता था कि जैसे कि अगर धृतराष्ट्र का कोई प्रश्न होता कृष्ण भगवान से तो वो क्या होता, अगर अर्जुन का कोई प्रश्न होता भगवान श्री कृष्ण से तो क्या होता, तो वो इसके द्रौपदी का कोई प्रश्न होता तो क्या होता। तो इस प्रकार से जो भी महाभारत के पात्र रहे और उनके मन में जो भी जिस भी प्रकार से उनके दृश्य रहे महाभारत में, उस दृश्य से संबंधित उनके क्या प्रश्न बन सकते हैं भगवान कृष्ण के, उस प्रकार से वो प्रश्न को लिखा गया है और फिर भगवान कृष्ण उसका क्या उत्तर दे सकते हैं वो उत्तर लिखे गए हैं।
तो अब लोगों के मन में ये आ सकता है भगवान श्री कृष्ण के उत्तर मैं कहाँ से लिख दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो शास्त्र हैं या फिर गीता ज्ञान भी है और भी बहुत सारी जगह से आप देखते हैं कि किसी भी एक विषय से संबंधित कहीं ना कहीं वो विचारधारा लिखी भी होती है। अगर ये जैसे इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अर्जुन पूछते हैं कि माधव आप कौन हैं, मैं आपको सखा के रूप में देखता हूँ, आप पर आज मैं आपको बहुत ही विशाल रूप में देख रहा हूँ। तो कृष्ण जो उत्तर देते हैं वो कहीं ना कहीं जब आप भगवत गीता को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं या कृष्ण भगवान का कहीं ना कहीं जिक्र सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो सारी आ जाती है कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में, मैं ही हूँ, अनंत हूँ, मैं ही सारी चीजें। तो वो उस प्रकार से वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और तो हम मुझे इसको लगा कि एक लिखना मिक्सचर चाहिए। बोल सकते हैं, भगवत गीता आपके पापा का जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं, सब इसको मिक्सचर हो गया। मिक्सचर नहीं, अगर हम इसको मेनली टारगेट करें तो ये महाभारत के पात्रों को लेकर लिखी गई है कि उनके भगवान से क्या प्रश्न हो सकते थे। अब भगवान के उत्तर जो है वो विभिन्न विभिन्न जगहों से या महापुरुषों ने कभी कोई बात बोली हो, उन सबको मिलाकर उसको लिखा गया है। तो आत्मचिंतन को आप दर्शन के रूप में देखते हैं या अभ्यास के रूप में देखते हैं? आत्मचिंतन को मैं अभ्यास के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि एक तरीके से हम अपनी आत्मा में तो किसी भी प्रकार का चिंतन कर सकते हैं। अगर हम बैठे हैं सोचने तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ सकते हैं और हम उसका आत्मा में चिंतन कर सकते हैं। लेकिन और अगर कोई अच्छा भाव आ गया है तो उसको सिर्फ हम सोचने तक ही ना सीमित रखें, उसको अपने जीवन में भी लेकर आएं, उसका अभ्यास भी करें। तो मुझे लगता है उसकी सार्थकता, उसकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कि हमने बस आत्मचिंतन कर लिया और उसको सिर्फ अपने तक ही रखा। तो उससे ज़्यादा मुझे बेटर लगता है कि उस आत्मचिंतन का अभ्यास किया जाना चाहिए, उसको अपने जीवन में उपयोग किया जाना चाहिए। तो आत्मचिंतन को हम ऐसे ले सकते हैं कि इंसान के जो सवाल हैं जिनसे वो घिरा रहता है, उसके जवाब जो है वो आपको अपने ही अंदर मिलेंगे। यस यस बिल्कुल। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर आप बाहरी सिनेरियो को देखेंगे तो आप शायद लोगों के जवाबों पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, या फिर आपने जो सुना होगा या आपको सुनाया जा रहा होगा उस पर आपका ध्यान जाएगा। इसीलिए वो एकांत लेकिन वाली चीज आती है कि यस, एकांत में बैठो, हाँ, आत्मचिंतन पर करो। आप जब एकांत में बैठते हैं, जब आप आत्मचिंतन करते हैं तो आपका मन आपसे क्या कह रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज के बारे में आप गहराई से समझ पाते हैं। हम्म। तो आज की इस दुनिया के अंदर परम सत्य को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, आज की दुनिया में परम सत्य को अगर समझाना है तो उसके लिए कोई एक ऐसा डेफिनेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग एरियाज हैं और उसके लिए अलग अलग भाव होते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मेरा कहना यही है कि आप सिर्फ इस बात पर मत डटे रहिए कि सिर्फ पूजा पाठ करने से आपका आध्यात्मिक विकास होगा। आपको चाहिए कि आप अपनी सोल को कितना इवॉल्व कर पा रहे हैं, उससे आपका आध्यात्मिक विकास होगा। ये पूजा पाठ एक प्रक्रिया है जहाँ पे आप भगवान को आपको पूजा करनी चाहिए भगवान की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सच्ची में आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो आप अपनी सोल को इवॉल्व कीजिए, आप लोगों को क्षमा करना सीखिए, आपको लोगों से क्या लेसन मिला आप उस लेसन को सीखिए, समझिए और दोबारा वो चीज़ें रिपीट ना हो, उस चीज़ों को ना कीजिए। तो अपनी सोल को इवॉल्व करना अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि अपनी सोल को इवॉल्व करना है। अगर हम न्याय के तौर पे या कानूनी तौर पे देखें तो बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को न्याय मिलना, वो मुझे लगता है कि वो इस कैटेगरी में आ सकता है। तो हर एक जो फील्ड है, हर एक जो विषय है उससे संबंधित मुझे लगता है इसका तरीका अलग है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मोस्टली मुझे आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी और मैं बिल्कुल उनको पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद है पूजा जी के साथ में की गई बातचीत आपको पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लेजेंड शो। थैंक यू।